गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज का जो हमारा क्लास है दैट इज योर रिविजन क्लास, जो कि थोड़ा सा फास्ट मोड पे चढ़ेगा। हम लोग इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। जिस पॉइंट पे भी आपको लग रहा है कि थोड़ा सा डाउट है, कुछ न्यू है, तो आप उस पॉइंट पे मुझे रोक के पूछ सकते हैं, ठीक है। बट एल्स हम लोग क्या करने वाले हैं, फटाफट से ही चीजों को रिवाइज करते हुए निकलेंगे। क्या कहानी है हमारी मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। मॉर्फोलॉजी में हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, क्या समझा था? मॉर्फोलॉजी मीन सबसे पहले तो क्या, एक्सटर्नल अपीयरेंस, कि बाहर से वो पर्टिकुलर प्लांट, ठीक है। देखो हम लोग यहाँ पे तो क्लियर हैं अपने माइंड में कि हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स। एंड जैसे ही आपने वर्ड सुना फ्लावरिंग प्लांट्स, इट ओनली एंड ओनली मीन्स वन ऑफ द प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम को हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है, उनमें से हम बात कर रहे हैं कोई की एंजियोस्पर्म्स की, ठीक है। एंजियोस्पर्म्स को ही हम फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। हाँ जी मैम, एंजियोस्पर्म्स को ही फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। तो यहाँ पे हम एंजियोस्पर्म्स के जितने भी एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं उसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। एक्सटर्नल फीचर्स का मतलब क्या हुआ बच्चे जी? एक्सटर्नल फीचर्स का मतलब हुआ मैम कि उसमें रूट्स कैसी हैं, ठीक है। देखो सिंपल सा एक मतलब है कि जो प्लांट हमारा फ्लावर कर रहा है हम उसकी कहानी पढ़ रहे हैं। अब उस पर्टिकुलर प्लांट्स में क्या क्या है, रूट्स। अब रूट्स कैसी हैं, है ना, आपने पढ़ी है बहुत तरीके की रूट्स हम लोगों ने। फिर स्टेम, स्टेम कैसी है, ठीक है। उसके बाद हमारी लीव्स कैसी हैं, उनमें लीव्स में 2 चीजें थी, लीव्स का पैटर्न और दूसरा था हमारा लीव्स का अरेंजमेंट, कि लीव्स जो है हमारे स्टेम पे किस तरीके से अरेंज हैं और जो लीव्स हैं वो अंदर से स्ट्रक्चरली कैसी बनी हुई है, ठीक है। तो इस बेसिस पे भी हमने इनको पढ़ाई की थी। उसके बाद हम आ गए थे सीड्स पे, फिर हम आए थे फ्रूट्स पे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट और सबसे बड़ा टॉपिक वो है हमारा चैप्टर का नाम फ्लावर्स। तो यही 6 से चीजें हैं जो आपको इस पूरे चैप्टर में पढ़नी है, हर एक के पार्ट को डिटेल में। कैसे पढ़ा था हमने, क्योंकि हमें करना है रिवाइज, तो हम कैसे पढ़ेंगे, करते हुए। अच्छा बता, 1 सेकंड देना मुझे, बस 1 सेकंड और दे दो लास्ट। चलो जी, मिल गया। किसी मिलेगा, 1 मिनट का टाइम देना मुझे बस। आप लोगों ने ये वाली स्लाइड्स नहीं पढ़ी है ना, एक बार देखना, बिकॉज तभी मैं सोच रही थी कि इस वाले से ही हम लोग पढ़ लेते हैं, कि वो वाली तो आप लोग के खुद के पास है। एक बार देखना, ये वाली स्लाइड्स आपने पढ़ी है? नो मैम। नहीं पढ़ी है ना किसी ने भी? ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम लोग यही वाली स्लाइड से पढ़ते हैं, ठीक है। एकदम की पॉइंट्स हैं यहाँ पे, तो ये आपको थोड़ा सा प्रिसाइज मिलेगा और हमारा चैप्टर खत्म होने में भी थोड़ा जल्दी हेल्पफुल करेगा ये, ठीक है। चलो, तीसरा चैप्टर, क्या कह रहे हो नाजो? तीसरा चैप्टर। हाँ, ये 3rd चैप्टर की स्लाइड्स है, प्लांट किंगडम। अभी पहले एक बार प्लांट किंगडम करते हैं, उसके बाद मॉर्फोलॉजी पे आते हैं, ठीक है। इसी से हम पहले प्लांट किंगडम के क्वेश्चन आंसर्स पे भी आ जाएंगे।
चलो 5 पेज की स्लाइड से तो हार्डली ज्यादा से ज्यादा हमें 15 मिनट ही लगना है इसे रिवाइज करने में, बट फटाफट से करते हैं, पहले थोड़ा सा लेट हो ही गए हम। प्लांट किंगडम में क्या है आपको पता है, मल्टी सेलर है, यूकैरियोटिक है। चलो वापस से आ जाना मॉर्फोलॉजी वाले से बाहर थोड़ा सा, ठीक है। हम लोग प्लांट किंगडम वाले को कर रहे हैं पहले, फटाफट से ही खत्म हो जाएगा हमारा। प्लांट किंगडम की हमने बारे में क्या पढ़ा कि हम पूरी की पूरी चीजों प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, और आपको बहुत अच्छे से पता है ये बात कि प्लांट्स को हमने क्या किया हुआ है, प्लांट्स को हमने मैम 5 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन से हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, देन जिम्नोस्पर्म और हमारा एंजियोस्पर्म। अभी तक हम लोग एंजियोस्पर्म के बारे में थोड़ा सा देख रहे थे, बट देन आई थॉट कि पहले एक बार हम लोग प्लांट किंगडम वाला ही ये वाला की नोट्स जो है उसको देख लेते हैं। चलो जी, अब आपको प्लांट किंगडम्स के जनरल फीचर्स तो पता है कि प्लांट्स हमारे कैसे होते हैं मैम, मल्टी सेलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, फोटोसिंथेसाइजिंग ऑर्गन, सबके लिए खाना बनाते हैं, ये इनका सबसे बड़ा की फीचर भी है कि ये तो हमें उससे पहले वाले में भी देखने को मिले थे। फिर है कि इनको हमने एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में क्लासिफाई किया हुआ है। हाँ जी मैम, हमें ये बात पता है। फिर है प्लांट्स वर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंट कैरेक्टर्स। अब आपको ये सारा का सारा क्या आ गया पार्ट, ये पार्ट आ गया मैम हमारा क्लासिफिकेशन वाला पार्ट, जो कि आपने पहले से पढ़ा भी हुआ है। क्लासिफिकेशन जब हम कर रहे थे प्लांट्स का, तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन आता है वो था हमारा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसको किसने दिया था, कार्लस लिनियस ने दिया था। बट आपको ये भी पता है साथ के साथ कि ये जो थ्योरी थी हमारी क्या हो गई थी, रिजेक्ट हो गई थी। क्यों रिजेक्ट हो गई थी मैम, क्योंकि इन्होंने क्या कर दिया था ना कि सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को ही स्टडी किया था। वही पुरानी बात कि तब तक क्या था, एडवांसमेंट नहीं आया था, टेक्नोलॉजीज नहीं आई थी, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा पाए। जो इनको दिखा उसके बेसिस पे इन्होंने क्लासिफाई कर दिया। यही रीजन था कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कार्लस लिनियस ने जो दिया था उसे रिजेक्ट कर लिया गया या फिर नहीं माना गया। फिर आया सबसे तगड़ा सिस्टम या ऑफ क्लासिफिकेशन, और जो कि आज की डेट में भी सबसे एक्सेप्टेड वाला है। क्यों, उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी कार्लस लिनियस वाला ही लिया, बट साथ में ऐड कर दिया एक्सटर्नल के साथ क्या, इंटरनल फीचर्स भी। ठीक है, इंटरनल फीचर्स भी उन्होंने ऐड कर दिए, जिसमें हमारी एनाटॉमी, स्ट्रक्चर, एम्ब्रियोलॉजी, ये सारी चीजें भी आ रही थी कि वो किस तरीके से किस हिसाब से अरेंज है। उसके बाद आया हमारा फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसको किसने दिया भाई, एंगलर और प्रेंटेल जी ने दिया था, और इनका कहानी किसका था, इनकी कहानी थी हमारी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, कि सबसे पहले कौन कहां से आया, फिर इससे दो में डिवाइड हुए, फिर इससे फर्दर दो में डिवाइड हुए। मतलब क्या था, इनका जो कहानी थी कि ये जो आई है प्रजाति, नई स्पीसीज जो आई है, उनका जो एंसेस्टर होगा वो कहीं ना कहीं एक कॉमन होगा, कि इन सबको अगर हमने कॉमन एक स्पीसीज में डाला हुआ है, तो ये एक स्पीसीज में हम, सॉरी स्पीसीज कह रही हूँ, एक जीनस में अगर हमने इनको डाला हुआ है, तो ये एक जीनस में हमने इसको इसलिए डाला है क्योंकि इनके जो एंसेस्टर रहे होंगे ना, पूर्वज, तो वो कहीं ना कहीं हमारे सेम थे। तो इसी को हम कहते हैं क्या, फाइलोजेनेटिक। तो सबसे पहला आर्टिफिशियल, आपको जो याद रखने हैं कि किसने दिया और किस बेसिस पे दिया, और मेरे अकॉर्डिंग ये तीनों आपको अब याद हो गए होंगे। किसी को भी इस वाले में कोई प्रॉब्लम है, बोलो जी। हाँ मैम। भी इस क्लासिफिकेशन में बिल्कुल क्लियर है ये, चलो जी क्लासिफिकेशन क्लियर हो गया, तो थोड़ा सा हम और आगे बढ़ जाते हैं। क्लासिफिकेशन जब हमने किया था तो उस टाइम पे आपको पता था कि कुछ, देखो सिर्फ यही तो साइंटिस्ट नहीं रहे होंगे, है ना, वही बात जो मैंने आपको उस टाइम पे भी बताई थी। इसको हम हचिंसन सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है, एवोल्यूशनरी वाले को, क्योंकि हचिंसन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको क्या किया था और अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ठीक है, चलो जब मैंने आपको उस टाइम पे पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जो क्लासिफिकेशन था वो हम लोगों ने पढ़ा कि इस बेसिस पे कर दिया। बट क्या वो सिर्फ इतने तक ही लिमिटेड था, नहीं मैम, इतने तक ही लिमिटेड नहीं था। हाँ, अगर हम ब्रॉड क्लासिफिकेशन की बात करेंगे कि पूरे के पूरे प्लांट किंगडम को 5 पार्ट्स में जो डिवाइड हुआ वो किसकी देन थी, तो वो तो मैम हमारे ये नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो कि बैंथम एंड हुकर ने दिया था, उनकी देन थी। बट उसके अलावा भी बहुत सारे साइंटिस्ट काम कर रहे थे, जिन्होंने किस बेसिस पे दिया, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बेसिस पे, कि वो जो पर्टिकुलर प्लांट है उसमें कौन सा केमिकल है। अब केमिकल से कैसे पता लगाओगे, हाँ केमिकल का मतलब सीधे हमेशा दवाई का नहीं, दवाई नहीं होती है, बट हाँ मोस्ट ऑफ द टाइम पे हम उसे मेडिसिनल पर्पस पे यूज करते हैं। जैसे हमारी तुलसी, ठीक है, लोगों को क्या, जैसे अभी तो ठीक है दवाइयां बहुत सारी आ चुकी हैं मार्केट में, बट अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं जो कि वो क्या होता है, आयुर्वेदिक वाली चीजों पे ही डिपेंड करते हैं प्रॉपरली। अगर उनको खांसी जुकाम हो गया तो वो क्या, तुलसी की चाय बना के पी ली या अदरक ले लिया। ठीक है, तो ये क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं हम, क्योंकि तुलसी में क्या है, एक केमिकल है, तुलसी का क्या है, एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है।
क्या वो केमिकल जो है कॉम्पोजिशन वो हमें जिंजर में देखने को मिलेगा? नहीं, जिंजर की सारी प्रॉपर्टीज जो होंगी इससे अलग होगी। सिमिलरली अगर आप टर्मरिक की बात करो, टर्मरिक मीन्स क्या? हल्दी, ठीक है। हल्दी में क्या होता है, जैसे लोग बोलते हैं ना कि वो कट छिल जाता है तो हल्दी लगा दी, तो क्या है, हल्दी वर्क्स एज अ एंटीसेप्टिक। तो वो एंटीसेप्टिक जो उसका नेचर है वो कौन प्रोवाइड करा रहा है उसे? उसका केमिकल कॉम्पोजिशन उसे प्रोवाइड करा रहा है जिससे वो मिलके बना हुआ है। अब आ जाओ थोड़ा सा नशेड़ी गंजेड़ी वाले, कौन सा? तंबाकू, ठीक है, टोबैको, ठीक है। फिर उसके अलावा कौन सा? कैफीन, ठीक है। और एक आपने सुना होगा ना वो कौन सा होता है उसकी बड़ी, अफीम, थैंक यू जी, ठीक है। अफीम, इसकी भी खेती जो होती है बहुत ही ब्रॉड लेवल पे चलती है। बट इसको जो खेती करने का पर्पस था दैट वाज, मतलब स्टार्टिंग में जो पर्पस था दैट आई डोंट नो, बट इसका जो पर्पस था वो इसलिए था कि जो क्योंकि इन सब चीजों से क्या आती है, नींद आती है, अफीम वगैरह से नींद आती है, तो वो इसलिए यूज किया था कि सर्जिकल में आपको पेन वेन बहुत ज्यादा होता है तो उस टाइम पे आपको मेडिसिन बना के दे दी जाए। बट लोगों ने उसको क्या, एक शौक बना लिया और यहाँ पे इसको यूज करने लगे। तो ये भी क्या है, अगर जब आप इसको कीमो टेक्सोनॉमी आपके में आता है, क्योंकि कीमो टेक्सोनॉमी क्वेश्चन आता है 3 नंबर में हमेशा, ठीक है, तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे इन सब से, ठीक है, कि ये मैम मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज करता है, जिंजर को भी हम मेडिसिनल पर्पस की तरह यूज करते हैं, और किस चीज में करते हैं, क्या बोलते हैं, जिंजर वगैरह को, ठीक है। तो ये सब किस में आते हैं मैम? ये हमारे खांसी वासी में आते हैं, बैक्टीरियल एंटी बैक्टीरियल की तरह हमारे उसमें काम करते हैं। सेम इज इन, फिर आप इन सबको भी एक्सप्लेन कर सकते हो। और अगर आपको अच्छे वाले एक्सप्लेन करने हैं तो रोज, लिली, चमेली, इन सब के क्या परफ्यूम्स बनते हैं, ठीक है। तो ये सब भी क्या है, इनके केमिकल कॉम्पोजिशन की वजह से ही बनते हैं कि इनको हम यूज करके बनाते हैं। फिर आया था हमारा न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। क्या कहानी थी भाई न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी की? मैं इसको इरेज करते जाऊँ ना साथ के साथ, या किसी को स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है? कर दो इरेज? यस मैम। चलो जी, ठीक है, वरना मुझे बार बार ऊपर नीचे करना पड़ेगा स्लाइड, यही साइड में बोर्ड सही लगता है। चलो नेक्स्ट आ गया हमारा कौन सा? न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी का मैंने आपको सिंपल सा फंडा बताया था कि यहाँ पे हमारे पास कहाँ क्या चीज आ गई थी, टेक्नोलॉजी आ गई थी। दैट मीन्स हमारे पास मैम कंप्यूटर्स आ गए थे। अब यहाँ पे हम कैसे काम कर रहे थे, यहाँ पे हम काम कर रहे थे कि हमने एक अपना प्लांट ले लिया, सपोज कर लो रोज ही ले लिया, ठीक है। दूसरा हमने क्या कर लिया, लिली ले लिया, ठीक है, और एक ले लो मारीगोल्ड। फिर हमने क्या किया कि इनका एक ऐसे करके चार्ट बना दिया, और यहाँ पे बनाया है नेम ऑफ प्लांट, और ऊपर बनाया है क्या, किस चीज का, ऊपर वाला चार्ट किसका बनेगा, जो यहाँ पे आएंगे? कैरेक्टर। बिल्कुल सही योग्यता, कैरेक्टर का, ठीक है। यहाँ पे हम ऊपर लिखेंगे कैरेक्टर्स का। तो यहाँ पे कैरेक्टर्स कैसे, कि इसका कलर कैसा है, ठीक है। अगर जब हम, क्योंकि जब इतना हम लोग अभी फ्लावर्स की बात कर रहे हैं तो हम क्या पूछेंगे, कलर्स कैसे हैं इसमें, ठीक है। दूसरा कलर, जैसे अगर आप कलर ही ले लो तो यहाँ पे हमने बहुत सारे ऑप्शन दे दिए कि रेड है, व्हाइट है, येलो है, यहाँ पे ऐसे करके दे दिया। तो आप क्या करोगे, कैरेक्टर्स को सबको ऊपर ही लिखोगे, क्योंकि नीचे आपने कुछ नहीं लिखना है। नीचे आपको सिर्फ लिखना होता है प्लस मतलब प्रेजेंट, और माइनस मतलब एब्सेंट, कि रेड कलर है तो यहाँ पे प्रेजेंट हो गया व्हाइट, फिर यहाँ पे एक येलो, ठीक है। तो अगर आप इसका चार्ट बनाओगे तो कैसे समझाओगे अपनी मैम को कि हाय मुस्कान, बड़े अच्छे से पढ़ रहे हो ऐसे करके। चलो, फिर यहाँ व्हाइट वाले, इस रोज वाले में व्हाइट होता है, नहीं होता है मैम, इसको आपने माइनस कर दिया। येलो होता है, नहीं होता है मैम। सिमिलर कहानी अगर हम जब लिली की करेंगे तो क्या लिली का कलर रेड हो सकता है? नहीं होता है मैम। व्हाइट होता है? हाँ जी होता है, माइनस, फिर यहाँ पे प्लस, सॉरी यहाँ पे भी माइनस, माइनस और ये प्लस। इस तरीके से हमने क्या किया है, कैरेक्टर्स को हम पॉजिटिव और नेगेटिव के बेसिस पे डिवाइन करते हैं। फिर आप इनकी क्या लीव्स की बात कर लोगे, फिर इनमें सीड्स की बात कर लोगे, ऐसे करके आप पूरे तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो एक एग्जाम्पल की हेल्प से। फिर आता है हमारा साइटोटेक्सोनॉमी, और साइटोटेक्सोनॉमी इज नथिंग बट योर क्रोमोसोमल नंबर, ठीक है। बट आप अगर देखोगे तो इन सब से हमको क्या है ना, कि हम प्रॉपर क्लासिफिकेशन अगर करेंगे ना तो हम क्लासिफिकेशन ही करते रह जाएंगे। इसीलिए जो बैंथम और हुकर का था सबसे बेस्ट था कि हमने 5 पार्ट्स में उनको डिवाइड कर दिया था बेस्ड ऑन देयर एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर्स। क्योंकि अगर खुद से सोचो ना, साइटोटेक्सोनॉमी, क्या किसी भी प्लांट का, हम एनिमल्स की बात कर लेते हैं, क्या किसी भी एनिमल की क्रोमोसोम नंबर कभी सेम होता है? नहीं, कभी भी किसी का भी क्रोमोसोम नंबर आपको सेम देखने को नहीं मिलेगा। कुछ कुछ के आपको याद है, आप उसी को एक्सप्लेन कर दो इस साइटोटेक्सोनॉमी को जब आप लिख रहे हो। सबसे पहला आ गया हमारा कौन सा, एल्गी।
क्या कहानी है एल्गी की बच्चा जी कि मैम दीज आर क्लोरोफिल बेयरिंग है, सिंपल है, थैलॉइड है, ऑटोट्रॉफिक है। सब जानते हो ना ये थैलस लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे काई जिसे हम कहते हैं, ऐसे ही पड़ी रहती है ये, ठीक है। तो उसे ही हम कहते हैं एल्गी। और मोस्टली आपको कैसे दिखती है, क्लोरोफिल है इसमें। तो इसका मतलब है क्लोरोफिल क्या है, एक पिगमेंट है जो कि रिस्पॉन्सिबल है खाना बनाने के लिए। क्लोरोफिल है तो इसका ऑटोमेटिक सा मतलब है कि मैम ये ऑटोट्रॉफिक होगी। सिंपल है, थैलॉइड है, क्यों, क्योंकि कोई भी इसमें जैसे कहते हैं ना बॉडी पार्ट्स नहीं है। जैसे हम जब एंजियोस्पर्म्स में पढ़ते हैं तो हम बताते हैं कि ये रूट है, ये फ्लावर है, ये सीड है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे गंदी सी काई है, यूं आपको ऐसे करके देखने को मिलेगी। अब ये आपको कहाँ पे मिल सकती है, फ्रेश वाटर में भी होगी और मेराइन वाटर में भी देखने को मिलेगी, ठीक है मैम। आगे कहानी क्या है, यूनिसेलुलर फॉर्म्स भी होते हैं इनके, कॉलोनियल फॉर्म्स भी होते हैं और फिलामेंटस फॉर्म्स भी होते हैं। आपको एक एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैंने आपको जब क्लास ली थी तब भी कहा था कि एटलीस्ट 3 एग्जाम्पल्स याद करने हैं, है ना। तो ये आप लोग इसको ऐड करेंगे कि जैसे यहाँ पे जो दिया हुआ है थोड़ा सा क्या बोलते हैं प्रिसाइज उसमें दिया होता है ताकि आपको समझ में आए, बट आप जब नोट्स बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, यूनिसेलुलर, ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप लिखोगे कॉलोनियल, फिर नेक्स्ट लिखोगे फिलामेंटस, ठीक है। और यहाँ पे तीनों के एग्जाम्पल्स ऐसे करके लिखेंगे आप। फिर आ गया कि एल्गी का रिप्रोडक्शन कैसे है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। वेजिटेटिव में किस तरीके से, फ्रेगमेंटेशन से मैम, ठीक है। तो इसको भी आप रिप्रोडक्शन में कैसे लिखोगे, टॉपिक डाला रिप्रोडक्शन, फिर डाला वेजिटेटिव, और वेजिटेटिव में कौन सा है, फ्रेगमेंटेशन। फिर आ गया असेक्सुअल, उसमें कौन सा आ गया, जूस्पोर्स, अप्लानोस्पोर्स एंड हमारा एकाइनीड्स, ठीक है। ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं एकाइनीड्स से, ठीक है। चलो जी, कुछ नहीं तो इतना तो पता चली गया है कि एकाइनीड्स क्या है मैम, एकाइनीड्स हमारे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका है एल्गी के अंदर, ठीक है। चलो चलो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट आ गया मैम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। वेजिटेटिव कर लिया, फ्रेगमेंटेशन से, सेक्सुअल कर लिया, 3 तरीके के काइनीड्स, प्लानोस्पोर्स और जूस्पोर्स से, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर मेरे को टिप्स पे याद हो सकते हैं तो आपको भी याद हो सकते हैं ये, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम कैसे करेंगे, फ्यूजन ऑफ गैमीट से। अब आपको पता है कि ये क्या है, थैलस है, ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे जो चीज आएगी कैसे है कि जो गैमीट्स होंगे वो कैसे होंगे, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम पे आपको यहाँ पे 3 टाइप से गैमीट्स देखने को मिलेंगे। एक तो वो जो कि बिल्कुल सिमिलर है, एक जैसे है, आप नहीं पहचान सकते कौन सा मेल गैमीट है कौन सा फीमेल गैमीट है, बट हम क्या करते हैं एक लेबल बनाने के लिए क्या कर देते हैं, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव मान लेते हैं मैम, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, बोथ द गैमीट्स आर सिमिलर इन साइज और साथ ही साथ कैसे हैं, नॉन मोटाइल हैं, मूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये किस में देखने को मिलता है आपको, स्पाइरोगेरा में। अगला आता है हमारा एन आइसोगेमस। एन आइसोगेमस में क्या है, बोथ द गैमीट्स कैसे हैं, डिसिमिलर इन साइज। डिसिमिलर का मतलब क्या है कि एक थोड़ा बड़ा होगा और एक छोटा होगा, ठीक है। बट दोनों अब क्या करेंगे, मेरे अकॉर्डिंग दोनों के दोनों अब मूव कर सकते हैं। कौन सा बड़ा कौन सा छोटा होता है, मैम फीमेल वाला बड़ा होता है। फीमेल वाला मैम हमेशा ही बड़ा होता है और मेल जो होते हैं वो हमेशा छोटे होते हैं और फ्रीक्वेंटली मूव करते हैं, मोटाइल भी होते हैं। बट यहाँ पे हम दोनों को मोटाइल ले सकते हैं। इसका एग्जांपल हो गया क्लेमाइडोमोनास। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज हमारा oogamous। oogamous में क्या होता है, 1 लार्ज फीमेल गैमीट, लो जी मैम लार्ज फीमेल गैमीट, और ये कैसा होता है, नॉन मोटाइल होगा। तो फ्लैजिला यहाँ पे फिर से गायब हो गया। फिर कह रहा है ये स्मॉल मोटाइल गैमीट्स, ये हो जाएगा हमारा फिर से मेल, बट ये कैसा है, मोटाइल। तो तीनों में डिफरेंशिएशन अब आपको पता है। और तीनों के जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या याद रखना है, देखो डेफिनेशन तो मुझे पता है पढ़ते पढ़ते, और तुम लोग दूसरी बार या तीसरी बार सुन रहे होगे मेरे अकॉर्डिंग मेरे मुंह से, तो याद हो गई होगी। बट जो याद करने वाली चीज है वो आपको है एग्जाम्पल्स। कम से मतलब जिनको कुछ नहीं करना है तो कम से कम जितने मैंने दिए हैं उतने तो कर ही लो, ठीक है। चलो फिर आ गया एल्गी का, आपको पता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन में। ये बात हमने पहले भी पढ़ी है, लगभग क्या बोलते हैं 60%, ठीक है। कि पूरे यहाँ तक मुझे लगता है 60% भी होता है, ठीक है। 60% ऑफ द जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना उसको फिक्स करने का काम
आपको पता है ना, हर एक चीज से जो रिलीज हो रही है गैस, दैट इज योर कार्बन डाइऑक्साइड। चाहे इंडस्ट्री ले लो, हमसे ले लो, किसी भी चीज से ले लो, तो वो कौन सी गैस रिलीज होती है मैम? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। बट आप खुद से सोचो, क्या हमारे प्लांट्स को इतनी ज्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए? नहीं चाहिए, उनको इतना अमाउंट में नहीं चाहिए। तो उसको हमारा फिक्स करने का काम कौन करता है? एल्गी करता है। ये बात हमने पहले भी डिस्कस की हुई है। और इसीलिए हमें क्या कहते हैं? चीफ प्राइमरी प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं। दे आर चीफ प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। चीफ प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं ये, क्योंकि बहुत सारे जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो इन पे ही डिपेंड करते हैं खाने के लिए। फिर है लगभग 70 स्पीसीज जो है इनकी मेराइन है। उनमें से कुछ एग्जाम्पल ये है जिनको हम एज अ फूड मटेरियल यूज करते हैं। ठीक है। फिर है कि एल्गी आर यूज कॉमर्शियली फॉर वेरियस प्रोडक्ट्स, और उन प्रोडक्ट्स का नाम क्या है? एल्गिन, कैरागिन एंड एगार। हर एक का फंक्शन आपने पुरानी वाली स्लाइड्स में देखा हुआ है, तो प्लीज आप उसको कंसिडर करेंगे, एक बार जाके पढ़ेंगे। फिर आता है हमारा स्पाइरुलिना एंड कोलेरा, सॉरी क्लोरेला। ये कहाँ पे काम आते हैं? इनकी बनती है बच्चा मेडिसिन। स्पाइरुलिना और क्लोरेला की बनती है मेडिसिन, जो कि स्पेस ट्रेवलर्स खाते हैं, जिससे उनको क्या? भूख नहीं लगती है। ठीक है। फिर हम एल्गी को डिवाइड करते हैं 3 मेन क्लासेस में, बट अगर आपको याद हो तो हमने 5 क्लासेस पढ़ी हुई है। तो सॉरी, जस्ट चलिए जी। क्लोरेसी क्या कहानी? मेरे बैटरी कम हो रही है क्या? चलो, क्लोरेसी की क्या कहानी है हमारी? क्लोरेसी की कहानी है मैम, सॉरी क्लोरोफाइसी की कहानी है मैम। नाम से ही पता है कि क्लोरोफिल है, ये ग्रीन एल्गी है। ठीक है। कैसी होती है? यूनिसेलुलर, कॉलोनियल एंड फिलामेंटस, तीनों में से कुछ भी हो सकती है। क्लोरोफिल ए और बी प्रेजेंट होता है इनमें। उसके अलावा क्या पढ़ना है आपने कि इनका शेप कैसा है? डिस्क शेप भी हो सकती है, डिस्क सब लोग जानते हो, राइट? जो वो फेंकते हैं ना डिस्कस थ्रो वाला, ठीक है, वैसा। फिर आती है प्लेट शेप भी हो सकती है, रेटिकुलेट शेप भी हो सकती है, कप, स्पाइरल, रिबन शेप भी हो सकती है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है आपको याद करने वाली, वो क्या है? पायरेनॉइड्स। ठीक है। एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है एल्गी में, जो क्या करता है? फूड को स्टोर करता है। ठीक है। क्या कह रहे हैं? एल्गी स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, जिसे हम पायरेनॉइड्स कहते हैं। बिल्कुल क्लियर हो आप लोग? पायरेनॉइड्स मतलब क्या है? जल्दी बोलो। पायरेनॉइड्स मतलब क्या है? क्लियर है ना? चलो मैम क्लियर है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा? क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होगा। फूड में बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स इन सम एल्गी। फिर कह रहे हैं इनर लेयर ऑफ सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज व्हाइल आउटर इज मेड अप ऑफ पेक्टोज। ठीक है जी। चलो जी, एक एक लाइन बहुत ही प्रिसाइज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको फटाफट याद हो जाएगी। बट अच्छा बच्चा देखो, चलो कोई नहीं। फिर आ गया क्या? इनका रिप्रोडक्शन की कहानी। थोड़ा सा स्लाइड इधर करें। चलिए जी, क्या कह रहे हैं रिप्रोडक्शन इनका? रिप्रोडक्शन कह रहे हैं मैम कि यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलेगा। कैसे? फ्रेगमेंटेशन से। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ जूस्पोर से। अब प्लानोस्पोर्स और एकाइनीज यहाँ पे कोई रोल प्ले नहीं करेंगे, बल्कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको तीनों टाइप्स का देखने को मिल रहा है। अगला क्लास आ गया हमारा किसका? फियोफाइसी, जिनको हम क्या कहते हैं? ब्राउन एल्गी भी। जिनको नहीं याद होता है वो ऐसे याद रखो, फियोफाइसी हम ऐसे लिखते हैं, बस आपने नीचे और ऐसे कर दिया तो ये बी बन गया, फियोफाइसी से ब्राउन एल्गी। ठीक है। कुछ लोगों को इसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है। चलो, ये फियोफाइसी जो है ब्राउन कलर के होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें एक पिगमेंट प्रेजेंट होती है, फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट। उसमें कौन सी थी? क्लोरोफिल ए एंड बी। यहाँ पे फ्यूकोजेंथिन आपको देखने को मिल रही है। ये भी कैसे हैं? सिंपल है, ब्रांच है, फिलामेंटस है, प्रोफ्यूजली फ्यूज्ड है। ठीक है। प्रोफ्यूजली फ्यूज्ड मतलब ऐसे। तो ये बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होंगे, बट आपस में कैसे हैं? सारे एक पॉइंट पे आके मैम फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है। तो इसे कहते हैं हम प्रोफ्यूजली फ्यूज। कोई बात नहीं मुस्कान, अच्छी लग रही हो। रुको, मैं ही तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देती हूँ। ठीक, अब तुम्हारा हाथ गलती से भी लगेगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो,
ठीक है, तो ये प्रोफ्यूजली फ्यूज होते हैं जैसे कि केल्प में, ऐसे ही। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि जो कि 100 मीटर हाइट तक पहुंच जाता है। अब 100 मीटर हाइट समझते हो, कभी रेस करी है 100 मीटर रेस? तो इतने बड़े एरिया में ये हमारी ब्राउन एल्गी फैली हुई हो सकती है। ठीक है, फिर है कि ये मैम एक जिलेटिनस कोटिंग इन पे प्रेजेंट होती है और सेल्यूलोसिक सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या एल्गिन बोलते हैं। जितने भी है ना ये ब्राउन ब्राउन कलर से, सॉरी डार्क कलर से किया हुआ है ना बोर्ड, वो आपके लिए थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर है इनके सेल वॉल में क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल होता है और साथ में न्यूक्लियस। ये सब तो बेसिक सी चीजें हैं। उसके अलावा यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि क्लोरोफाइसी में हमने अभी तक ऐसा नहीं पढ़ा था, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज डिफरेंशिएशन। किसमें डिफरेंशिएशन मैम? इन द बॉडी। ठीक है, बॉडी में डिफरेंशिएशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बॉडी में डिफरेंशिएशन मतलब क्या, कि हम एल्गी की बॉडी को डिवाइड कर सकते हैं किस किस चीजों में, होल्ड फास्ट, स्ट्राइप एंड फ्रॉन्ट। क्या है मैम ये? होल्ड फास्ट मतलब वो पर्टिकुलर पार्ट जो यहाँ पे नीचे, जैसे हमारे उसमें भी देखने को मिलेगा ना ब्रायोफाइट्स में राइजोइड्स आ जाते हैं, तो ये क्या करेगा, उसको पकड़ के रखेगा। ठीक है, किसी भी पत्थर चट्टान या कहीं पे भी अगर आएगा, वैसे तो मोस्टली ये हमारे एक्वेटिक ही है, जहां पे भी ये आएगा उसको पकड़ के रखने के लिए दैट इज योर होल्ड फास्ट। फिर आएगी स्ट्राइप। ठीक है, स्ट्राइप क्या होगी बच्चे? स्ट्राइप एक हल्की सी स्टॉक, स्टॉक मतलब डंडी लाइक स्ट्रक्चर होगा, और फिर आएगा फ्रंट जैसे कि ये पूरा। ठीक है, इसी के नीचे बना देते हैं स्ट्राइप, और ये पूरा का पूरा क्या, फ्रंट, हमारा होल्ड फास्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ये घर वाला पंखा नहीं है, ये कैसे है, मैंने आपको एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन बनाया है जिसे हम फ्रंट कहेंगे। ठीक है, फिर ये हमारा होल्ड फास्ट है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर, सॉरी ये होल्ड फास्ट है। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा स्ट्राइप। ठीक, चलो जी। अब क्या कह रहे हैं कि असेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे, बाइफ्लैजिलेट। अब यहाँ पे कौन सी चीज गायब हो गई, क्यों जी, कौन सी चीज गायब हो गई फियोफाइसी में, जिससे आपको पता चला कि ये मैम एडवांस्ड है? अगर आप क्लोरोफ्लाइसी पढ़ा तमीज से पढ़े हो, तो ये दोनों पॉइंट्स अगर आप देख रहे हो, तो कौन सा वाला पार्ट गायब हो गया हमारा, क्यों नाजो? नहीं, मैम इस क्लोरोफाइसी में जू स्पोर्स है ना? तो जू स्पोर्ट्स तो उसमें भी थे ना बेटा। मैम उसमें फ्लैजिलेटेड आइडेंटिकल थे। बड़े गंदे बच्चे हो यार तुम लोग। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बेटा, कहीं पढ़ा है यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हुआ? वेजिटेटिव गायब हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब था कि वेजिटेटिव जो था वो हमारा प्रिमिटिव लेवल तक था, और यहाँ पे आके हो गया गायब। ये इन सबको आपको याद करना है कि कौन सा oogamous कौन सा एनाइसोगैमेस आपको दिखाता है। फिर आ गया रोडोफाइसी। रोडोफाइसी का क्या कहानी है मैम? रोडोफाइसी की सिंपल सी कहानी है कि वो रेड कलर होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पिगमेंट है आर फाइकोइराइसिस। ठीक, आर से ही आपको ये सब तो क्लियर हो जाएगा। जो याद करने वाला पार्ट होता है हमारा, आई मीन कंफ्यूज वाला, वो ये है फ्यूकोजेंथिन वाला। ठीक है, चलो जी आगे क्या कहानी है इसकी। अब आगे कह रहा है मैम कि ये हमें इसमें रिप्रोडक्शन फिर से वापस आ गया। ठीक है मैम, ये यूजुअली मेराइन होंगे एंड अगर क्लोज टू द सरफेस ऑफ वाटर इन द डीप सी ओशंस। ये नीचे जो डीप सीज हैं वहां पे ज्यादा देखने को मिलेंगे। सेक्सुअली और सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं ये। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा देखने को मिलता है आपको? जस्ट oogamous। ठीक है, चलो जी मैम, अब ये वाला पॉइंट आपने खुद से याद करना है प्लीज जी। ठीक है, इसको आप खुद से देख सकते हो, बट यस इतना सा ही चार्ट है, यहीं से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलो अब हम बढ़ जाते हैं अपने अगले क्लास पे, दैट इज योर ब्रायोफाइट्स। क्या कहानी है ब्रायोफाइट्स? ब्रायोफाइट्स को मैम मोस्टली मॉइस्ट एरिया में प्रेजेंट होते हैं। एम्फीबियंस कहते हैं। क्यों? क्योंकि रहते तो जमीन पे हैं बट पानी चाहिए किस चीज के लिए? रिप्रोडक्शन करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए। ब्रायोफाइट्स की जो मेन प्लांट बॉडी है वो हमारी कैसी होती है मैम? ब्रायोफाइट्स की जो मेन प्लांट बॉडी है वो हमारी गैमीटोफाइट है। गैमीटोफाइट मतलब जो कि गैमीट्स का प्रोडक्शन करते हैं, उनको हम कहते हैं गैमीटोफाइट। ठीक है, चलिए मैम, सॉरी
ठीक है, ये कैसा है, गैमेटोफाइट, ये होना एक इंपॉर्टेंट फीचर है। फिर आपको क्या है, ये भी मैम थैलॉइड ही है, बट यहाँ पे जो चीजें आती हैं थोड़ी सी ज्यादा क्या हो जाती है, एडवांस हो जाती है, क्योंकि हम कौन से वर्ड यूज करने लगते हैं, मैंने आपको बताया था लीफ लाइक, सुना था ना ये वर्ड, स्टेम लाइक, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर रूट लाइक। ठीक है, रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होते हैं, बट हम क्या कह रहे हैं वर्ड, हम हर बार वर्ड मैम लाइक यूज कर रहे हैं, क्यों बताओ जी। मैम बहुत सही गलत है। में रूट रूट वगैरह होएगी मैम नहीं है, किसी उनके में जैसे शेप ट्रू होगी ना। रूट्स नहीं होती। ट्रू रूट्स होने का क्या फीचर है, मतलब योगिता, विवेक जी सही, आपने भी सही बोला, बट क्यों, मतलब कि ठीक है, मुझे आपने बोला कि हाँ मैम उसमें लीफ और रूट लाइक स्ट्रक्चर लगते हैं कि वो हैं, बट वो है नहीं, बट क्यों, मतलब अगर जो चीज आपको लग रही है और फिर भी हम कह रहे हैं कि नहीं है, तो ऐसा कौन सी चीज है जो उसमें प्रेजेंट या एब्सेंट है। और मैम उसके इसमें फंक्शन वस्कुलर रूट वाले नहीं सिस्टम होंगे। नहीं है। क्या नहीं है योगिता, वस्कुलर सिस्टम। बिल्कुल सही, विवेक जी कहाँ घूम रहे हो, इधर उधर, पॉइंट पे हाँ आओ। ये तो आपने बताया था जाइलम और फ्लोएम वाला। फिर वही तो पूछ रही हूँ मैं, मैंने बताया था फिर भी मुझे नहीं बता रहे हो। चलो, बिल्कुल सही बोला योगिता ने। और बाकी सबकी क्या, ज्यादा आलू के पराठे खा लिए क्या ब्रेकफास्ट में, याददाश्त चली गई तो मैं सबकी। याद रखो बेटा, जो चीज एटलीस्ट पढ़ाई हुई है वो याद रखो। तो हाँ, थोड़ा कम खा के क्लास में घुसा करो ना, वरना नींद आती रहेगी। चलो, तो यहाँ पे क्या है, वेस्कुलर सिस्टम हमारे पास नहीं है मैम, वेस्कुलर सिस्टम एब्सेंट है, या अगर विवेक जी की लैंग्वेज में शुद्ध में बोले तो हम जाइलम और फ्लोएम मैम एब्सेंट होता है इसमें। ठीक है, बिल्कुल सही बात है ये। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि ये भी एक थैलॉइड बॉडी ही है, और इनकी प्लांट, मेन जो प्लांट बॉडी है वो कैसी है, गैमेटोफाइट, इस चीज में कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। ठीक है, चलो मैम, आगे क्या कह रहे हैं ये, आगे कह रहे हैं मैम कि इनके पास भी सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, और वो कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं और जैकेटेड होते हैं। जैकेटेड मतलब क्या, कि इनके जो हमारे सेक्स ऑर्गन्स होंगे वो कैसे होंगे, कवर्ड होंगे। कैसे था, अगर आपको थोड़ा सा डायग्राम याद आ रहा हो, तो हमने डायग्राम कैसे पढ़ा है इनके, हमने पढ़े हैं एंथ्रीडियम, है ना, और आर्चिगोनियम, क्यों जी, पढ़ा है ऐसे, यस मैम। या ये नारियल का पेड़ लग रहा है ना, ऐसे ही पढ़ा है मैम। इनके जो एंथ्रीडियम थे वो क्या करेंगे, मूव करेंगे, और मूव करके कहाँ आएंगे, इनके पास, आर्चिगोनियम के पास। अब आपको पता है कि आर्चिगोनियम में हमारा एग है वो कैसे था, फ्लास्क शेप्ड, इन्वर्टेड फ्लास्क शेप था, उसके अंदर हमारा एग प्रेजेंट था, करेक्ट। और यहाँ पे हमारा यही जो ये है आपका एंथ्रोजॉइड, ये आएगा, एंथ्रोजॉइड आया, और यहाँ पे हमारा फ्यूजन हुआ, जाइगोट बन गया। ऐसे ही पढ़ा है हमने, या डाउट है। हाँ मैम ऐसे है। बेटा जी पुराने वाले नोट्स भी खोल के बैठो ना, तुम लोगों ने नोट्स बनाए हैं ना इस चैप्टर के। चलो, देखो ये दो टॉपिक ही हैं जो मैं लास्ट आपको इस वाले इसमें पढ़ा रही हूँ, उसके बाद हम इसके इसके ही चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, क्योंकि यही वाले दो इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो बेसिक वाले हैं। ठीक है, एंथ्रीडियम कैसे हैं, बाइफ्लैजिलेट हैं, एंथ्रोजॉइड्स प्रेजेंट है इसमें। एंथ्रीडियम मतलब क्या, मेल गैमीट्स, ठीक है, मेल सेक्स ऑर्गन, और फीमेल क्या है, एक एग प्रोड्यूस करती हैं हर एक अपने चैम्बर में। एंथ्रोजॉइड्स वाटर में रिलीज हुए, कांटेक्ट करेंगे आर्चिगोनियम से, और एक सेल का फॉर्मेशन करेंगे, वहां जाके फ्यूज करा और जाइगोट बनाया। जितनी मैंने तुम्हें कहानी ड्राइंग बना के समझा दी, वही चीज हमने यहाँ 3 लाइन में लिख दी है। यहाँ पे मेन प्लांट बॉडी, फिर से मैं वही चीज रिपीट कर रही हूँ, गैमीटोफाइट है, बट अब जो इनकी प्लांट बॉडी बनेगी वो बनेगी मैम स्पोरोफाइट। क्यों, क्योंकि अभी तक हमारे पास प्लॉइडी लेवल कैसा चल रहा था, जब भी हमारी प्लांट बॉडी, मेन बॉडी जो है वो गैमीटोफाइट होगी, तो हमारा प्लॉइडी लेवल होगा n, बट यहां से ये कैसे होने लगे, 2n। कब से होने लगे, जैसे ही जाइगोट बना, है ना, जाइगोट का बनना मतलब फ्यूजन ऑफ 2 गैमीट्स, फ्यूजन ऑफ 2 गैमीट्स के साथ साथ फ्यूजन ऑफ 2 प्लॉइड्स आल्सो, जिससे कि दोनों मोनोप्लॉइड से फ्यूज करके डिप्लॉइड बना दिया। क्लियर है ये बात, यस मैम। मोनोप्लॉइड कह रही हैप्लॉइड्स, ठीक है, हैप्लॉइड थे और दोनों मिलकर अब ये हमारे डिप्लॉइड बना लेंगे। चलो जी मैम, ये कहानी भी हमारी खत्म हो गई यहाँ पे।
कि ये क्या है, इनके जो इंपॉर्टेंट काम आते हैं ना वो किसमें आते हैं, ये फूड सोर्स की तरह काम करते हैं, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है इकोलॉजिकल सक्सेशन का, कि किसी भी जगह पे अगर जैसे आग लग गई है लैंड, मतलब जो आपको पता होगा पहाड़ों वहाड़ों में तो ये काम बहुत ही कॉमनली चलता रहता है ना, जो पेड़ वेड़ टकराते हैं और आग लग जाती है पूरे पूरे जंगल में, तो क्या वो जंगल हमेशा के लिए बंजर बन जाते हैं? नहीं मैम, अगर आप मतलब तुरंत ही नहीं 15-20 साल के बाद की कहानी देखोगे तो उसमें फिर से प्लांट्स आ जाते हैं। तो वो प्लांट्स आपके कैसे आते हैं, बट मैंने क्या बोला वर्ड, मैंने बोला मैम 15-20 साल बाद, ठीक है, जहां पे मेजर आग लगती है, ठीक है, 15 to 20 ईयर्स बाद अगर देखते हो तो फिर से वहां पे जगह हरी भरी हो जाती है। वो किसकी देन है, वो हमारे ब्रायोफाइट्स की ही देन होती है। ठीक है, सबसे पहले ये आएंगे बेयर लैंड पे, जली हुई जगह पे, चट्टानों पे, और अपने आप को क्या करेंगे, अपना जो नंबर है बढ़ाएंगे, उस जो पर्टिकुलर सॉइल है उसको, चट्टान है उसको मॉइस्ट करेंगे। ठीक है जी, फिर हमारे पता है आपको लिवर वॉट्स और मॉसेस को 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, और दोनों ही बहुत ही तगड़े हैं, बहुत ही ज्यादा तगड़े। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे एंटायर चैप्टर का, इसीलिए बस मैं ये 2 कॉन्सेप्ट आपको दे रही हूँ। उसके बाद हमारा ये चैप्टर समाप्त, नेक्स्ट चैप्टर पे हम आ जाएंगे मॉर्फोलॉजी में, बट उससे पहले हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, मेन प्लांट बॉडी कैसी है, थैलॉइड है इनकी अब। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, ये इन प्लेसेस पे प्रेजेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी यहाँ पे, गैमा कप्स, याद है ना कैसे बनाया था मैंने, ये थे ऐसे, और इनके ऊपर एक कप लाइक स्ट्रक्चर था। हाँ जी नाजो, बिल्कुल सही। ठीक है, ऐसे कप लाइक स्ट्रक्चर था। ये कप अगर हमारा जमीन पे गिर गया, है ना, गैमा कप्स कहते हैं इन्हें, ये अगर हमारा मैम जमीन पे गिर गया तो उसी जगह से ये अपने लिए एक और प्लांट बॉडी का ओरिजिनेशन कर सकता है। तो एक तरीके से क्या है, इट इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन दैट पर्टिकुलर लिवर वॉर्ट्स। ठीक है, तो ये किसमें देखने को मिलते हैं आपको मैम, ये हमें लीवर वॉर्ट्स में देखने को मिलते हैं, गैमा कप्स कहते हैं इन्हें। 2-3 चीजें ही हैं इनके बारे में। पहला तो ये मैम असेक्सुअल बर्ड है, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। दूसरा क्या कह रहे हैं, सॉरी, कि स्मॉल रिसेप्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। स्मॉल रिसेप्टिकल्स हैं क्यों, स्मॉल रिसेप्टिकल्स का मतलब है कि जहां पे भी आएंगे वहां से ग्रो कर जाएंगे। ठीक है, तो इन्हीं को हम गैमा कप्स कहते हैं। फिर कह रहे हैं कि ये कहाँ पे आते हैं, फ्रेगमेंटेशन या थैलाई। देखो, एक तो हमारा जो रिप्रोडक्शन है वो गैमा कप्स से हो गया। अब गैमा कप्स क्या है आपको पता चल गए। और बाकी दूसरा कैसा था कि अगर ये पार्ट, जैसे मैंने बताया था, ऐसे काट दोगे, हर एक प्लांट के पास पोटेंशियल है रीजनरेट करने का। ठीक है, खुद से एक नया बनाने का। तो ये हो जाता है हमारा फ्रेगमेंटेशन वाला पार्ट। अब इसके इतने ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग, है ना। यहाँ पे भी वही है कि जाइगोट जब बन जाएगा तो ये फूड सीटा और कैप्सूल में देखने को आपको मिलेगा। जो इंपॉर्टेंट वाला पार्ट था दैट वाज योर गैमा कप्स, वो मैंने आपको समझा दिया। फिर आ गया मॉसेस की कहानी, है ना। मॉसेस में क्या है हमारे पास, जस्ट 1 सेकेंड, ये ठीक है। मॉसेस का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था कि हम इनको डिवाइड करते हैं मैम 2 इंपॉर्टेंट स्टेजेस में, प्रोटोनीमा स्टेज एंड लीफी स्टेज। याद है ना दोनों, क्यों दीक्षा, यस मैम। है ना। यही दोनों, इस मैंने आपको पहले भी कहा था, ब्रायोफाइट्स में आप कुछ पढ़ के जाओ चाहे मत जाओ, गैमा कप्स और प्रोटोनीमा पढ़ के जा रहे हो सब निकल जाएगा तुम्हारा। ठीक है, जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको प्रोटोनीमा स्टेज, इसको हमने कहा था कि यहाँ इसके मैंने आपको 4 से 5 जो है फीचर्स भी कराए थे, है ना। स्मॉल होते हैं, क्रीपिंग होते हैं, ठीक है, ग्रीन होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, ऐसे करके मैंने आपको इसके 4-5 फीचर्स बताए थे। वही फीचर्स आपको बच्चे याद भी रखने हैं। मैंने आपको एक चीज और इंपॉर्टेंट बताई थी कि मैम जो ये इसको हम लोग प्राइमरी प्रोटोनीमा भी कहते हैं, जुवेनाइल स्टेज होता है। ठीक है, जैसे जुवेनाइल स्टेज कैसे है, जैसे हमारे, अगर हम ह्यूमन लाइफ से उसको कंपेयर करें तो जैसे छोटे बेबीज होते हैं, क्या बोलते हैं, 1 से 10 साल के बच्चे, 1 से 10 साल के, क्या 12 साल तक के ले लो, ठीक है, 1 से 12 साल तक के बच्चे, क्योंकि देखो उनमें भी क्या है, सारे फीचर्स हैं जो एक मैच्योर एडल्ट इंसान में होते हैं, एक्सेप्ट फॉर कि वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, ये फीचर्स उनमें नहीं होता है। तो वही चीज हमारे इन मॉसेस में भी होती है। क्या कह रहे हैं हम वर्ड, जुवेनाइल स्टेज कह रहे हैं। जुवेनाइल स्टेज ऑफ मॉस का मतलब हुआ कि यहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे क्या चल रहा है कि यहाँ पे प्लांट एक स्पोर से, पता है ना आपको, एक डायरेक्ट स्पोर से निकल रहा था और वो स्पोर से ऐसे ऐसे करके बन रहा है। ठीक है, इस ऐसे ही कुछ दिखता है हमारा प्रोटोनीमा स्टेज। फिर जब यही स्टेज आगे चल के कैसे हो जाती है, लीफ बना लेती है, तो इसको हम लीफी स्टेज कहते हैं। अब एग्जाम के लिए जो आपको याद रखना है ना बच्चे, ये अगर आपका क्लियर हो गया होगा प्रोटोनीमा वाला, ठीक है। अब देखो इस पे जब लीफी स्टेज पे आ जाते हैं तभी इनके पास सेक्स ऑर्गन्स आते हैं, और जब सेक्स ऑर्गन आएंगे तो फिर वो रिप्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो ये है आपका
इंपॉर्टेंट डायग्राम। मुझे नहीं पता क्यों, बट यस, आपके जो वो है ना एग्जाम्स वाले, वो उनका फेवरेट पार्ट है ये। ठीक है, एक तो ये वाला साथ में ले लो और यहाँ पे साथ में इसका N3DO4 वाला भी बना लो। ठीक है, इसी के साथ। ठीक है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसका एग्जाम्पल है? लीवर वॉर्ड्स का मार्केंशिया में। फॉर मॉसेस में आपको देखने को कैसा मिलेगा बच्चा जी? मॉसेस में आपको देखने को मिलेगा ऐसा, फुट सीटा कैप्सूल कहते हैं। ये राइजोइड्स वाले पार्ट को क्या फुट कहते हैं। ठीक है, और ये कौन सा प्लांट बॉडी है? गैमीटोफिटिक है। ऊपर वाला कौन सा है? स्पोरोफिटिक है। रट लो इस बात को, बिल्कुल भी दिमाग से जाना नहीं चाहिए। ठीक है, आर वी क्लियर विद दिस डायग्राम? जल्दी बोलो। तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स पे। ठीक है, बाकी आप लोगों ने, क्योंकि देखो अब सिर्फ हमारा जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म वाला पार्ट बचा है, जो कि क्या है, बहुत ही इजी है। आपको जो इस वाले में देखना है, आपको टेरिडोफाइट्स वाले में, तो सिर्फ इतना सा देखना है कि इनको हमने 4 क्लासेस में डिवाइड कर दिया, फिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पेनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा। ठीक है, बस इतना ही, बहुत ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। एक जो चीज देखनी है कि वो सीड हैबिट को शो करते हैं। सीड हैबिट मतलब क्या? The zygote develops into the young embryo within female gametophyte, और इसी को हम कहते हैं कि प्रीकर्सर होता है सीड हैबिट का। क्योंकि यही होता है ना हमारे साथ जब हम जिम्नोस्पर्म में पढ़ रहे होते हैं। क्योंकि जिम्नोस्पर्म में तो चलो सीड क्या बोलते हैं उसे, नेक्ड सी होते हैं। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में मैम नेक्ड सी प्रेजेंट होते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ से ही हमें चीजें समझ में आने लगती है। देखो, अगर आपको ब्रायोफाइट की कहानी थोड़ी सी याद होगी तो हमने कैसा पढ़ा, मैंने आपको बताया कि ये ऐसे आर्चिगोनियम, सॉरी हाँ, आर्चिगोनियम होते हैं। यहाँ पे हमारा एग होता है, यहाँ पे हमारा क्या होता है, एंथ्रोजॉइड्स आया और इसके साथ फ्यूज करा, जाइगोट बनाया। बट ये जो जाइगोट बन जाता है ना, तो ये फिर से वापस से पानी में चला जाता है। ठीक है, ये वापस से पानी में चला जाता है। बट जब हम टेरिडोफाइट्स में आ जाते हैं ना, तो यहाँ पे जो फ्यूजन होता है ना, मेल और फीमेल का, जब जाइगोट बन जाता है, तो उस टाइम पे ना वो उसके अंदर ही रह जाता है कहीं ना कहीं। ठीक है, बट वही है क्योंकि कोटिंग नहीं है एंड बहुत सारी चीजें लैक होती हैं। बट एक तरीके से अगर आप देखोगे तो एक जिसे कहते हैं ना, इशारा मिल जाता है एडवांसमेंट का, कि अब जो नेक्स्ट जो होगा ना हमारा, कि टेरिडोफाइट से जिम्नोस्पर्म वाली जो क्लास होगी, वहां पे आपको ये सीड्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बस इस वाले पार्ट में आपका जो है इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है वो यही है। बाकी सारा बेसिक है कि वेस्कुलर क्रिप्टोग्राम्स कहते हैं इन्हें हम, और ये हमारे सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स हैं। बट यहीं से हमारे कौन से वेस्कुलर प्लांट्स मतलब क्या, जाइलम और फ्लोएम आने लगे। ठीक है, डिप्लॉयड होते हैं मोस्टली ये आपके, क्योंकि मेन प्लांट बॉडी कैसी है, स्पोरोफाइट है। इससे पहले वाले की कैसी थी, गैमीटोफाइट थी। मैं 10 बार चीख के बता चुकी हूँ ये बात, तो अब तक आपको रटी हुई होनी चाहिए। ठीक है, माइक्रोफिल्स भी देखते हैं, जैसे सिलाजिनेला में मैक्रोफिल्स होते हैं, किसमें, हमारे फर्न्स में। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे थोड़ी सी पता हुई होनी चाहिए, बाकी इसमें ऐसा कुछ अलग सा नहीं है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं 10 मिनट के लिए इनके क्वेश्चन आंसर्स पे। और अच्छा देखो, हम लोगों ने क्या किया है, बिकॉज तुम्हारे जब हम लोग पढ़ रहे थे तब आप लोगों ने बोला कि आपके में ये वाला नहीं है पार्ट, प्लांट्स लाइफ साइकिल वाला, है ना। आपकी न्यू वाली जो एनसीईआरटी है उसमें है ये पार्ट, डिप्लॉन्टिक हैप्लॉन्टिक वाला नहीं मैम। नहीं है ना। बट अगर आपने मुझे नहीं पता कि कितने बच्चों ने जो क्वेश्चन पेपर मैंने भेजा था वो खोल के भी देखने की वो की होगी हिम्मत। नीट का मैंने आपको लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर भेजा, लास्ट ईयर नहीं इसी ईयर का 2023 का क्वेश्चन पेपर भेजा था। उसमें आपके कितने, 2 क्वेश्चंस थे, मतलब 8 मार्क्स थे आपके इस पर्टिकुलर इतने छोटे से टॉपिक से। ठीक है बेटा, तो इस टॉपिक को हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, बट आप एक बार इसको पढ़ेंगे। ठीक है, चलो जी, अब आ जाते हैं हम इनके क्वेश्चंस पे, वो भी कौन से वाले, PYQs पे। आ जाओ, 10 मिनट का टाइम है हमारे पास इस चैप्टर के लिए, फटाफट से देखो और बताते जाओ। ये वाला पार्ट हमने किया हुआ है शायद, एक बार देखना प्लीज। मैम आपने मुझे ग्रुप में ज्वाइन नहीं किया, सॉरी दीक्षा, मैं अभी तुरंत आपको ज्वाइन कर लूंगी, डोंट वरी। ओके। हाय मैसेज किया था क्या? अच्छा, मैंने आपका नंबर सेव कर लिया होगा, बट मैं ऐड करना भूल गई होंगी, सॉरी। मैं यस ऐड मैम। कर दूंगी, कोई नहीं, मैं ऐड कर लूंगी। चलो चलो, ये वाला पार्ट हमने किया हुआ है क्या? नहीं अभी ना, चलो फिर ठीक है। चलो जी देखो, पहला वाला क्वेश्चन 195, 196 और 197, तीनों क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, फटाफट से देखो। अभी जस्ट पढ़ के आए हो तो ध्यान से देखना क्या पूछा जा रहा है, करेक्ट और इनकरेक्ट, क्योंकि मोस्टली नीट में आपको देखने को क्या मिलेगा,
इनकरेक्ट। ठीक है, चलो जी फटाफट, कौन कौन है क्लास में देखें, 15 लोग तो हैं, चलो ठीक है यार। इससे पूछेंगे पहला क्वेश्चन, योग्यता। चलो जी योग्यता बताओ, क्वेश्चन नंबर 195, ये योग्यता जी के सर रहे हैं। ठीक है, योग्यता बताएंगी। करेक्ट स्टेटमेंट बताओ भाई। नहीं, इतना हार्ड है? मैम डी। बी, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। योग्यता, तुमने भांग भांग खाली है क्या? मैम मैंने नहीं बताया भी। वही बी किसने बोला? मैम मैंने। नाजो क्या खाया था अभी ब्रेकफास्ट में? मैम अभी तक कुछ खाया ही नहीं है। इतनी अच्छी क्लास ले रही हो, पहले बैठ के फिर खाना खाओगे? चलो, नाजो एंकर और प्रेंटल ने कौन सा वाला दिया था हमें? फाइलोजेनेटिक बेटा, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, जिसको हमने बाद में हचिंसन क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, है ना? मैम इसका सी होगा। सी होगा। चलो जी, आर्टिफिशियल सिस्टम के बारे में हमें करेक्ट वाला पार्ट बताना है, तब तक मैं देख लेती हूँ विवेक जी। विवेक आप नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है? चलो, क्या कह रहे हैं? आर्टिफिशियल सिस्टम वाज बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज प्रेजेंट अमंग द ऑर्गेनिज्म। क्या आर्टिफिशियल वाला इसमें था? सबसे पहला सिस्टम हमने कौन सा पढ़ा था? चलो अभी ठीक है मैम, हमें समझ में नहीं आ रहा ज्यादा, इसको होल्ड पे रख लेते हैं, बट बी वाला हम श्योर है मैम ये गलत है। चलो नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? आर्टिफिशियल सिस्टम गेव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये तो इसका ड्रॉबैक था, आज की क्लास में नहीं पढ़ा है, बट जब हमने पढ़ाया था चैप्टर उस टाइम पे पढ़ा नहीं था कि इनको आर्टिफिशियल सिस्टम कौन सा था जो सबसे पहला था, कार्लस लीनियस ने दिया था। ठीक है, उसका रिजेक्शन का ही तो मेन रीजन था कि उन्होंने सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स लिए। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स का मतलब है सिर्फ नेचुरल एफिनिटीज ली, तो ऑटोमेटिकली ये आंसर बन जाता है सही। ठीक है, ये भी गलत और ये भी अपने आप गलत, क्योंकि ये जो है सिस्टम वो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का था जिसको बैंथम और हुकर ने दिया था। क्या हो गया, तुम लोग को पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है क्या प्लांट चैप्टर? चलो विवेक नेक्स्ट क्वेश्चन। डी। विवेक जी कह रहे हैं इसका आंसर है डी, इनकरेक्ट पूछा गया है अबाउट एल्गी। ठीक है, द मेन प्लांट बॉडी सिंपल एंड थायरॉइड, बिल्कुल सही बात है। मेनली एक्वेटिक होते हैं, फ्रेश वाटर, बिल्कुल सही बात है। रिप्रोडक्शन में भी वेजिटेटिव, बिल्कुल सही बात है। अब क्या बात है विवेक, देखो अगर ये आंसर आपको ना एग्जैक्ट नहीं भी पता था फिर भी आप कॉमन सेंस से निकाल सकते थे, क्योंकि ये सब हमारे एल्गी के फीचर हैं। अब हम इसमें श्योर नहीं है कि ये कॉलोनियल है या नहीं है, और यही बन जाता है इनकरेक्ट। बिल्कुल सही तरीका निकाला विवेक आपने आंसर निकालने का। चलिए 197 एंड 198, अभिषेक जी बता रहे हैं, ओ माय गॉड, आउट ऑफ माय सरप्राइज। चलो क्वेश्चन नंबर बी, सॉरी 197, इसका आंसर बोल रहे हैं बी, इनकरेक्ट। एल्गी इंक्रीजेस द लेवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द इमीडिएट एनवायरनमेंट, इनकरेक्ट पूछा है। ओके एक सेकंड दो। एल्गिन इज obtained from red algae and carrageen, रोहित जी अपनी म्यूट करिए, and carrageen from the brown algae। ऐसा कुछ पढ़ा है क्या हमने? एल्गिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्गी, आ जाओ वापस से देख लेते हैं हम अपने वाले टॉपिक पे ही, आज तो अभी तो हमने पढ़ा है। एल्गिन तो ब्राउन एल्गी में, तो ब्राउन एल्गी, कैरागीन फ्रॉम रेड एल्गी। ठीक है, ए का बी है, सी का आर, ए का बी, सी का आर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है ए का ए आर है, तो अपने आप ये आंसर इनकरेक्ट हो गया। बिल्कुल सही, क्या बात है अभिषेक जी, बिल्कुल सही आंसर दिए हैं कि यही वाला मैम हमारा इनकरेक्ट है। यस, एल्गिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्राउन एल्गी। ठीक है, और हमारा कारागीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्गी। वेरी गुड। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन 198, मैम इसमें डी। इसका आंसर बोल रही है नाजो जी डी, इनकरेक्ट फिर से। एल्गिन एंड कैरागीन्स आर प्रोडक्ट ऑफ एल्गी, हाँ जी मैम दे आर। एगार इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस, बिल्कुल सही बात है। क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना आर स्पेस, हाँ जी मैम। रोडोफाइसी में मैनिटोल इज द स्टोर्ड फूड,
इसी में हम मैम श्योर नहीं है। बिल्कुल सही बात, ठीक है, 198 का ये बिल्कुल सही है। देख, आप लोग खुद से देख रहे हो, नॉर्मल क्लास को रिवाइज करके भी आप नीट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो कि ये सारे क्वेश्चंस हमारे नीट वाले ही हैं। ठीक है, चलो आ जाओ जी यहाँ पे। बस 4 मिनट और इस चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में आ जाएंगे। तब तक एक काम करो, आप लोग ये पांचों क्वेश्चन एक एक को मैं देखे जाऊं पहले। विनय, वर्षा, रोहित, नीतू एंड नाजो। ठीक है, विनय, वर्षा, रोहित, नीतू एंड नाजो। अपने अपने क्वेश्चन तो एक बार देखो, ठीक है, उसके अलावा सारे के सारे आप ये क्वेश्चन देखो। मैं तब तक आपके लिए क्या स्लाइड्स लगा के आती हूँ। ठीक है, हो जाए आपका तो प्लीज एक बार हैंड टैप कर दो। डन, चलिए जी, क्योंकि मेरी तो स्लाइड नेक्स्ट की लग गई। विनय ने अपना वाला आंसर दे दिया है मैम, 199 का है डी। चलो जी देखें विनय जी कितना सही बोल रहे हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर करेक्ट अबाउट रेड एल्गी। रेड एल्गी के बारे में, ठीक है जी, क्या कह रहे हैं, ऑल ऑफ द अबव। ओके, ग्रीन एल्गी आर ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी फ्रेगमेंट, बिल्कुल सही। ठीक है, एल्गी स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर पायरेनॉइड, और बिल्कुल सही बोला आपने विनय। जैसे ही हमने ये वाला देखा कि ये भी सही है, तो इसका मतलब है ये तो ऑटोमेटिकली सही होगा, देखने का जरूरत भी नहीं है आपको। बिल्कुल सही। चलो विनय जी ने तो अपना आंसर दे दिया, स्टार बन गया इनका। अब आ गई वर्षा। देखो वर्षा, वर्षा जी भाग तो नहीं गई क्लास से आप? नो, कोई और? रोहित, रोहित, नीतू, नाजू, किसी ने किया अपना वाला? नहीं? यस यस मैम। मैम। रोहित बताइए, तो फिर आप अपना वाला पार्ट बताओ पहले। मैम रोहित आपके यहाँ हमेशा नेटवर्क प्रॉब्लम होता है, पता नहीं। आपने आंसर लिखा है क्या? डी, चलो थैंक यू। चलो चलो चलो, आपने आंसर लिख दिया है मैम डी। क्या है, कौन सा है मैम करेक्ट स्टेटमेंट? टेरिडोफाइट्स, गेमिटोफाइट हैज प्रोटोनिमल एंड लीफी स्ट्रक्चर। कैसा पढ़ा था हमने? या ये स्पोरोफाइट थे? गेमिटोफाइट जो मेन प्लांट बॉडी थी वो किसमें थी? ब्रायोफाइट तक ही लिमिटेड थी। उसके बाद जैसे ही हम स्टेप करे थे टेरिडोफाइट्स में, वो बन गया था हमारा स्पोरोफाइट। और वैसे भी टेरिडोफाइट्स में प्रोटोनिमा और लीफी स्टेज क्या है देखने को मिल रहे थे। किसका आंसर है ये? क्या आना चाहिए था इस पर्टिकुलर वर्ड की जगह पे? क्या होता है ये तो? मॉसेस में होता है, बिल्कुल सही बोली योगिता। ठीक है मैम, यहाँ पे अगर आप मॉसेस लिख दोगी तो आंसर सही बन जाएगा, है ना? बिल्कुल सही, वेरी गुड योगिता। इन जिम्नोस्पर्म फीमेल गेमिटोफाइट इज फ्री लिविंग। कैसा है? नो, हमने किसी के बारे में एक भी रेस्ट्रिक्टेड वाला नहीं पढ़ा है कि सिर्फ फीमेल गेमिटोफाइट जो है वो फ्री लिविंग होगा या जो मेल गेमिटोफाइट है वो फ्री लिविंग होगा। ठीक है, तो ये भी ऑटोमेटिकली गलत हो गया। फिर कह रहे हैं एंथ्रीडियोफोर्स एंड आर्चिगोनियोफोर्स आर प्रेजेंट इन टेरिडोफाइट्स। किसमें प्रेजेंट है ये? ब्रायोफाइट्स में। ब्रायोफाइट्स में। ये सब लोग मुझे लगता है भांग खा के बैठे होंगे, तभी हर जगह टेरिडोफाइट्स वाले आंसर में, ब्रायोफाइट्स के आंसर में टेरिडोफाइट्स लगा है, तो ये भी गलत। तो अपने आप ही आंसर बिल्कुल सही बोल दिया, रोहित ने भी अपना आंसर सही दिया है। अब आगे नीतू। नीतू आपने अपना आंसर दिया था बट मैं देख नहीं पाई, एक बार फिर से मैसेज लिखोगे क्या? डी, ओके। नीतू कह रही है कि जो इनकरेक्ट है मैम वो डी है। इनकरेक्ट पूछा है बच्चे, इनकरेक्ट का मतलब कौन सा है कि बाकी सारे करेक्ट होने चाहिए, है ना?
तो टेरिडोफाइट्स हमारे कैसे हैं, वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स से, सबसे पहली लाइन ही यही पढ़ी मैम हमने। दे प्रोड्यूस सीड्स रेदर देन स्पोर्स, ये भी पढ़ा था हमने। स्पोर्स ऐसा था क्या, बोलो बोलो। नो मैम। नहीं पढ़ा था ऐसा, ठीक है। उनके पास भी स्पोर्स थे, सीड हैबिट को वो शो करने लगे थे, ठीक है, बट वो थे स्पोर्स ही, ठीक है। फिर हमारे पास क्या थे कि दे आर यूज्ड इन मेडिसिनल पर्पस, हाँ जी बहुत सारे हैं, और सॉइल बाइंडर्स की तरह काम करते हैं, हाँ जी मैम काम करते हैं। तो इनकरेक्ट कौन सा है बच्चे, बी। चलो नाजो, मैम सी। नाजो ने आंसर दिया है सी। क्या बताना है हमें मैम, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट देनी है इसमें। इन जिम्नोस्पर्म ओव्यूल्स रिमेन एक्सपोज्ड बिफोर एंड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, यस बिल्कुल सही बात है, तभी हम उनको कहते हैं ना नेक्ड सीड्स। हाँ जी मैम। द जायंट रेडवुड, सबसे बड़ा जो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है सिकोया, हाँ जी बिल्कुल सही है ये भी। फिर कह रहे हैं जिम्नोस्पर्म्स और होमोस्पोरस, ना बेटा दोनों ही होते हैं मैम। चलो जी, अब वर्षा आपने अपना आंसर अभी तक नहीं दिया, आप दोगे क्या आंसर अभी, वर्षा? मैम इसका आंसर डी है। इसका आंसर डी है, क्या कह रहा है ये, डी करेक्टली एक्सप्लेन्स द रेड कलर, ओके। डी ही वाला देख लेते हैं क्योंकि अब हमें चैप्टर स्टार्ट करना है अपना। लाइट रीचिंग द ग्रेटेस्ट डेप्थ इन द वाटर इज इन ब्लू ग्रीन रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम व्हिच इज एब्जॉर्ब्ड बाय फाइकोइराइथ्रिन। एक तरह से करेक्ट एक्सप्लेनेशन ही है ये, ठीक है। चलिए जी, इस वाले को हम करेक्ट मान लेते हैं और हम आ जाते हैं अपने कौन से वाले पार्ट पे, सॉरी अब हम अपने आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। जस्ट वन मोमेंट दीजिए मुझे। चलिए जी, एक काम करते हैं बच्चा जी कि इसको भी हम क्वेश्चन आंसर फॉर्म्स में ही लेके चलें, है ना। नीट वाले क्वेश्चन आंसर ही कर लेते हैं, उसी से आपका मोस्ट ऑफ द जो चीजें हैं रिवाइज हो जाएंगी। कि अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इन सबको आराम आराम से देखें। चलो देखो जी, सीधे नीट वाले क्वेश्चन ही लगाए हैं मैंने। स्लाइड विजिबल है ना सबको, चलो जी। चलिए मेरा पेज नहीं आ रहा, फटाफट से देखें एक बार प्लीज ये वाला पार्ट। मैम कौन सा वाला? पहला क्वेश्चन बच्चा 124। और आज की क्लास के जब आप रिवाइज करना ना मतलब चैप्टर को, तो इसी से करिएगा। देखो इतना हार्ड है क्या, या नेक्स्ट चैप्टर में आने में थोड़ा टाइम लग रहा है? जल्दी जल्दी करो इसको, आधे घंटे प्रैक्टिस कर लोगे ना मजा ही आ जाएगा करके क्वेश्चन आंसर्स। चलें बी। जी, क्या बात है नाजो, एकदम सही आंसर मारी हो, ठीक है। क्या कह रहा है ये, रेफर टू द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन पार्ट देखो, दिस टाइप ऑफ रूट सिस्टम डेवलप फ्रॉम अ रेडिकल ऑफ द एम्ब्रियो, ठीक है। क्या कह रहा है कि ये जो है क्या रेडिकल ऑफ द एम्ब्रियो से डेवलप करता है, बात तो ये सही है, बट ये इस फिगर से कैसे रिलेटेड है, चलो कोई नहीं हम इस, अच्छा इनकरेक्ट बताना है, सो सॉरी, ठीक है इनकरेक्ट तो बिल्कुल ठीक है ये, ठीक है, तो ये हमारा सही स्टेटमेंट है। फिर कह रहा है
कि lateral roots arising from the main roots are exogenous in origin. नहीं बेटा, कैसी होती हैं origin में? Endogenous होती हैं. Lateral roots are always endogenous in origin, और यही हमारा गलत भी है. ठीक है. Rootlets are ultimate root branches that bear root hairs for absorption. हाँ जी मैम, रूटलेट्स क्या होती हैं? ये जो रूट्स हैं उसके मेन रूट्स के साइड वाले पार्ट्स. फिर है सेकेंडरी एंड टर्शियरी रूट्स आर बोर्न इन एक्रोपेटल सक्सेशन. तो यस मैम, दे आर. चलो क्वेश्चन नंबर 125. थोड़ा सा स्पीडली चलते हैं कि एटलीस्ट कितने 25 क्वेश्चंस कर ले हम. 125 से स्टार्ट है तो 150 तक पहुंचना है हमें. फटाफट करो, 11:30 तक का टाइम है हमारे पास. थोड़ा सा जल्दी जल्दी करो प्लीज. सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अगेन. क्वेश्चन नंबर 125. नो, मेरे को पता है इस वाले क्वेश्चन में थोड़ी सी बैंड बचती है, बट आपको पता होना चाहिए कि ये इस वाले चैप्टर से आपके क्वेश्चन जो आएंगे वो यहीं से आएंगे, वो भी इनकरेक्ट. और अगर आपने थोड़ा सा भी जिस किसी की याददाश्त तेज होगी ना, तो पहला ही हमारा इनकरेक्ट है. क्या दो बल्ब और बिल्बिल दोनों अंडरग्राउंड स्टेम का मॉडिफिकेशन है? नहीं मैम. ठीक है, और बाकी सब हमारे बिल्कुल ही सही है. चलो क्वेश्चन नंबर 126. फिर से इनकरेक्ट पूछा है. बोलो बोलो बोलो. ये भी नहीं. मैम एक मिनट. ओके नाजो, देखिए जी, 1 मिनट देखिए. अब 1 मिनट दिया मैंने आपको. बेटा थोड़ा सा टफ है. अच्छा तुम लोगों ने सच सच बताना मुझे. चलो नीतू जी का पहला आंसर आया डी, कि तुम लोगों ने चैप्टर के नोट्स बनाए हैं ना? चैप्टर नंबर 5 के हम लोग Yes, ma'am. 8 चैप्टर पे पहुंच गए हैं. नोट्स ही खोल के बैठ जाओ. मतलब कल टेस्ट के टाइम पे मत बैठना, अभी तो बैठ ही सकते हो. नो, कोई बात नहीं बेटा. नाजो हो गया 1 मिनट. सी. नाजो कह रही हैं सी, किसी ने कहा डी, अभिषेक जी आए वो कह रहे हैं बी. किसको सही माना? इनकरेक्ट पूछा है बच्चा. ठीक है, पहली बात. चलो पढ़ लेते हैं एक एक करके. अंडरग्राउंड स्टेम्स ऑफ टर्मरिक, जमीकंद एंड कोल्शिया मॉडिफाइज टू द स्टोर फूड. खुद से सोचो ना, क्या हम लोग टर्मरिक जमीकंद इसको खाते हैं? कब खाते हैं? तो हाँ मैम ये स्टोर फूड है. तो मैं तो किसी ने ए बोला भी नहीं था, तो ओ ए वाला तो पार्ट हमारा सही है. अब कह रहे हैं क्या, सबसे पहले उनका ले लेते हैं. नीतू, नीतू ने कहा था मैम डी इनकरेक्ट है. स्टेम टेंड्रिल्स हेल्प द कुकुम्बर एंड वाटर प्लांट्स टू क्लाइंब. जी हाँ बेटा, स्टेम टेंड्रिल्स उनके सपोर्ट होते हैं. स्टेम टेंड्रिल का तो ये फंक्शन ही है कि वो क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं. मुझे पता है आपको लग रहा होगा कि यार मैम वो लच्छेदार तो होते ही है ना, छल्ले छल्ले जैसे दिखते हैं, वो कहाँ से कुकुम्बर को या वाटरमेलन को हेल्प करेंगे? कुकुम्बर तो इतना बड़ा और वाटरमेलन तो इतना बड़ा सा होता है. बट नहीं बेटा, ये उनका काम है. अगर आप उनकी बेल को ऐसे करके चढ़ा दोगे ना, तो स्टेम टेंड्रिल्स ही हैं जो ऐसे करके दीवार पे चिपकते जाएंगे. जैसे वो नहीं होता है, क्या बोलते हैं, खुद से सोचो ना कैसे, वो छिपकली जो होती है, छिपकली किसके सहारे चढ़ रही होती है? जो उनके पाम्स पे कुछ चीजें लगी होती है ना, कुछ केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से वो चिपकती है. तो वही काम स्टेम टेंड्रिल्स भी कर रहे होते हैं. तो स्टेम टेंड्रिल्स जो है कुकुम्बर और वाटरमेलन में सपोर्ट का काम करती हैं और उनको हेल्प करती है क्लाइंब करने के लिए. तो ये भी सही हो गया. अब किसने, नाजो ने बोला था सी. थॉर्न्स इन सिट्रस एंड बोगेनवेलिया आर मॉडिफाइड एक्सिलरी बर्ड. बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट है बच्चा. ये बोगेनवेलिया आपने प्लांट देखा है ना? एक बार सब लोग गूगल करना बोगेनवेलिया, क्योंकि मेरा फेवरेट प्लांट है ये. जैसा नाजो आपका डीपी है वो है ना कलर प्रोफाइल का, उसी कलर का पिंक कलर का फ्लावर होता है. मतलब अब तो मल्टी कलर में आने लगे, ऑरेंज व्हाइट भी दिखते हैं आपको. बट एक बार देखोगे प्लीज, एक बार सारे के सारे गूगल करो बोगेनवेलिया कैसा दिखता है आपको. बहुत ही प्यारा सा प्लांट है, पिंक पिंक कलर का पत्ता होता है, फ्लावर्स ऐसे करके कुछ. जिसने एक बार गूगल कर लिया फटाफट से थम्स अप करो तो गूगल करके. दिख गया ना वर्षा, मैं किसकी प्लांट की बात कर रही हूँ? चलो जी, सबने कर लिया, वेरी गुड. तो अब आपको पता होना चाहिए कि जो उसमें कांटे लगे होते हैं ना, क्योंकि देखो जब तक डायग्राम नहीं आएगा तब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी. मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है कि मैं यहाँ पे आपके लिए बोगेनवेलिया बना पाती. ठीक है, पिंक कलर का फ्लावर है, उसमें ऐसे करके ना जो कांटे आते हैं वो बच्चे उनके एक्सिलरी बर्ड्स ही होते हैं. ठीक है, वो उनके एक्सिलरी बर्ड्स ही होते हैं. क्योंकि अगर आप ना क्या करोगे,
अब आप समझो कैसे, कि अगर आप उसको वहां से काट के ना किसी दूसरे प्लांट में लगा दोगे ना, वैसे बहुत मुश्किल काम है, मेरा तो आज तक कभी नहीं आया, मुझे तो बाहर से खरीदना पड़ता है, ठीक है, उसको काट के लगा दोगे ना, तो जो उनके कांटे होते हैं ना, उनसे ही नया प्लांट जो है लीफ वगैरह ओरिजिनेट कर जाता है, ठीक है, जैसे हमारे रोज वोज में होते हैं, तो वही कहानी इनकी भी है। तो सिट्रस और बोगनविलिया के जो कांटे हैं वो उनके एक्सिलरी बड्स ही हैं, तो इसीलिए इनकरेक्ट जो है अभिषेक जी का बिल्कुल ही सही का। आगे बढ़ जाओ, फटाफट से ये पूरा पेज हमें खत्म करना है, थोड़ा सा जल्दी चलेंगे इसलिए मैं ज्यादा पूछूंगी नहीं आपसे, फटाफट आंसर करना है। अलग अलग बच्चे अलग अलग इसको देख लो, ठीक है, कोई 127, कोई 128, 129, 134, 135, थोड़ा सा और ऊपर हो जाएगा क्या? चलो जी, हाँ 136 भी आ गया है। फटाफट देखो, ये 6 क्वेश्चन हार्डली 2 से 3 मिनट के अंदर हमें करने हैं, 11-15 तक, 3 मिनट में। 127, मैम डी। नाजो ने आंसर दिया डी। ट्रू पूछा गया है, किसके बारे में? लीफ के बारे में। इट इज लेटरल फ्लैटेंड स्ट्रक्चर बोर्न ऑन द स्टेम, ठीक है मैम, वही मैं सोचू ये गलत क्यों हो गया। फिर कह रहे हैं स्टिप्यूल इज द लेटरल अपेंडेज ऑफ लीवरेज, बिल्कुल ही सही बात। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर लीफ डेवलप्स फ्रॉम नोड एंड बियर एक्सिलरी बड ऑन इट्स एक्सेल, अभी तो पढ़ के आए हैं, ठीक है, तो बिल्कुल सही, डी सही है नाजो। बाकी लोग देखो 128, अब जल्दी से इसमें आपको इनकरेक्ट बताना है, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन द लीफ लेमिना इज कॉल्ड वेनेशन। हाँ मैम, मतलब वेन्स एंड वेनलेट्स भी आना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, वेन्स को भी हम लेके मांग सकते हैं कि हाँ ये करेक्ट है। रेटिकुलेट वेन्स जो होती है मैम नेटवर्क लाइक होती है, हाँ जी मैम, ये रहा हमारा आम का पत्ता, और उसमें कैसे होती है? रेटिकुलेट वेनेशन होती है, ऐसे ऐसे, फिर ये आपस में ऐसे 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 करके होते हैं, ठीक है मैम, ये भी ठीक है। पैरेलल वेरिएशन में क्या हमारा जो है पैरेलली रन कर रहा होता है, जस्ट 1 सेकंड, या ठीक है, तो पैरेलल वेरिएशन में कैसा होता है? यस मैम, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। फिर कह रहा है कि लीव्स ऑफ डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स जो होती हैं, क्या वो पैरेलल वेरिएशन शो करती हैं? कितनी ही गलत बात बोल दी उसने, नहीं बेटा, मोनोकॉट का फीचर है पैरेलल वेरिएशन, तो है ना, जितने भी मोनो प्लांट्स होते हैं, जैसे गेहूं, जो हमारा वो होता है मेज होता है, तो यही हमारे गलत है, ठीक है। चलो 129, वैसे ये इजी क्वेश्चन था यार, तुम लोगों ने इतना देर में आंसर नहीं दिया। रोहित, विवेक, क्या हो गया आप लोगों को? क्वेश्चन नंबर 129 देखिए, रोहित विवेक कहाँ चले गए? दोनों गायब हो गए क्या क्लास से? नहीं मैम, आंसर काहे नहीं दे रहे हो फिर भाई? मैम डी। इसका भी डी नाजो? चलो जी, नाजो जी ने बोला है तो डी ही मान लेते हैं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट फिर से देनी है हमें मैम। अ फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट वेयर इन द शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंजेस इनटू द फ्लावर मेरिस्टेम, बिल्कुल सही बात मैम। फिर कह रहे हैं फ्लावर इज ऑलवेज सॉलिटरी व्हेन शूट बड ट्रांसफॉर्म्स इनटू फ्लावर, हाँ जी मैम। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड इनफ्लोरेसेंस, यस मैम। द एपेक्स प्रोड्यूसेस डिफरेंट फ्लोरल अपेंडेजेस horizontally and internodes elongates, कोई मतलब हमें समझ में भी नहीं आया इसका तो हम इसी को इनकरेक्ट मान लेंगे, ठीक है, और ये करेक्ट भी है कि मतलब यही वाला आंसर हमारा इनकरेक्ट है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 134 देखो फटाफट ध्यान से। मैम क्वेश्चन तो दिख नहीं रहा। दिख तो रहा है बच्चे, इन तीनों स्टेटमेंट्स को पढ़ो, करेक्ट ऑप्शन बताओ इसमें कौन सा है? मैम डी। डी ओनली 3, एक्चुअली ये थोड़ा सा हाई वाला है, हाई लेवल वाला है, बट वही है कि माइट भी ये नीट मेंस का क्वेश्चन होगा इसीलिए, बट अगर आपको इसका आंसर पता हो ना बच्चे, तो इसका आंसर है सिर्फ ओनली डी, ठीक है। इन कर्क्यूमा फेस्क्यूलेटेड रूट्स आर फाउंड, नहीं बच्चे, ठीक है,
उसमें नहीं प्रेजेंट होती हैं। फिर है कि इन मोनिलीफॉर्म रूट्स आर फाउंड इन मोनोमार्डिका। अगर आपको नहीं भी पता था ना, तो एक आप जैसे कहते हैं ना, तुक्के से आप इसका बस एक आंसर निकाल सकते थे कि हाँ ये शायद स्टेटमेंट जो है करेक्ट हो सकती है। ठीक है, तो इसी बेसिस पे हम इसका आंसर जो है सेकंड, क्योंकि आप अगर आप देखोगे तो सेकंड आपके है भी 3 में प्रेजेंट, बट यस आप इस वाले के लिए तो श्योर हो, बट हाँ इसको थोड़ा सा आपको हाई लेवल वाला पढ़ना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन नंबर इसको देखो 135 को। बोगनवेलिया इज अ स्क्रैम्बलर, अभी आपने देख लिया है, ठीक है, स्क्रैम्बलर एंड इट्स वीक स्टेम rises up with the help of curved thorns। क्या ऐसा है? क्वेश्चन नंबर 135, one of the very important question। नहीं, ठीक है, उसकी स्टेम्स जो होती है वीक नहीं होती है, बहुत ही स्ट्रांग होती है। फिर कह रहे हैं, सॉरी स्टेम्स उसकी स्ट्रांग होती हैं। इनकरेक्ट पूछा है ना आपसे, मैं उल्टा ही बोल रही हूँ। तो यस मैम ये बात बिल्कुल ही सही है। ठीक है, कि जो बोगनवेलिया प्लांट है हमारा, उसकी जो स्टेम्स है वो एकदम पतली पतली होती हैं, बट जो उसके कांटे होते हैं ना उसमें लगे हुए, वो उनको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। आपने देखा होगा बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं ना बोगनवेलिया को हम डेकोरेशन में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। हमारे तो मतलब जो घर के पास में एक घर है जहाँ पे उन्होंने अपना एंट्रेंस, सोचो बोगनवेलिया के प्लांट से ऐसे शेप में एंट्रेंस कर दिया है उसको, मतलब वो काटते बांटते रहते हैं। उनका प्लांट जो है ना यहाँ पे प्लांटेड है और वो इस शेप में चल रहा है। ठीक है, तो वो किसकी हेल्प से चल रहा है? वो मैम, क्योंकि उसकी स्टेम्स बहुत ही मुलायम है तो इसलिए वो आराम से मुड़ जाती हैं, इजिली टर्न हो जाती हैं। और कौन इनको हेल्प करता है? उनके थॉर्न्स। ठीक है मैम ये बात। फिर कह रहे हैं कि इन ओपनशिया फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट बाय फाइलोफेट, वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट फीचर। तो ये भी बात और मैम करेक्ट है। ठीक है, ओपनशिया का जो काम है वो हमारा फोटोसिंथेसिस का ही है। तो अपने आप ही मैम जब हमारा फर्स्ट दो ठीक है तो इसका मतलब है ऑटोमेटिक है कि जिंगी बार जो है एग्जाम्पल ऑफ कॉर्न, ये हमारा गलत वाला हो जाता है। ठीक है, चलो 136 देखो एक बार। थोड़ा सा हाई लेवल वाला है, मैंने आपको पहले ही कहा था, बिकॉज क्या है आपके ये नीट के क्वेश्चंस हैं, बट ट्रस्ट मी कल के एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेंगे ये। ठीक है, अभी हमारे पास 12 मिनट टाइम है, लगभग हम 145 के क्वेश्चंस की रेंज को टच कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 136, क्या आंसर है इसका? फूड इज स्टोर्ड इन द लीफ बेस। ठीक है, कह रहा है कि करेक्ट बताना है हमें। ठीक है, किसके बारे में? स्काइला। ठीक है, अब ठीक है हम लोगों ने नहीं पढ़ा है क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में नहीं है, बट वही नीट का क्वेश्चन है तो आपको करना ही है। तो क्या फूड स्टोर होता है लीफ बेस में? हाँ जी होता है। बट डेवलप्स इन द लीफ बेसिस? हाँ जी मैम होती है। द प्रेजेंस ऑफ ट्यूनिकेटेड बल्ब, किसके फीचर्स बता रहे हैं हम? स्काइला के। अब ये आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हो कि स्काइला का जो है ऐसा ऐसा चीजें होती है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 137, अब आ गए आपके सिलेबस वाले, ये वाला हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, द कोरोला इज द आउटर मोस्ट वॉल ऑफ द फ्लावर। क्या ये बात सही है? यस बोलो, मैम। ये बात मैम सही है या कैलेक्स होता है सबसे बाहर? क्यों नाजो? यस मैम, कैलेक्स होता है। कंफ्यूज नहीं होना बेटा, मुझे पता है बड़ा बोरिंग चैप्टर लगता है तुम लोगों को प्लांट्स पढ़ना, तुम लोग क्योंकि डॉक्टर्स हो, तुम लोगों को मारा काटी ज्यादा समझ में आती है, प्लांट्स की इतने सुंदर सुंदर चीजें उनकी समझ में नहीं आते हैं। बट कोई बात नहीं, याद रखो कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड देन गाइनोशियम, ये सीक्वेंस चलता है। ठीक है जी, दोनों हमारा सी से ही होता है इसलिए हम के से लिख देते हैं उसको, बट लिखते हम लोग कैलेक्स ऐसे ही है। मैम बी है इसका आंसर। तो फिर ये आ गया कोरोला। ऐसे याद कर लो ना, कैलेक्स छोटा है तो सबसे पहले छोटू बाहर आएगा, फिर कोरोला बड़ा। ठीक है, और एंड्रोशियम और गायनोशियम तो पता ही है, गायनोशियम सबसे इनर मोस्ट होता है। फिर कह रहा है कैलेक्स इज कंपोज्ड ऑफ सेपल्स, फिर वही बात। ठीक है, नहीं मैम, कैलेक्स क्या होता है? पेटल्स। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। अब जैसे ये दोनों इनकरेक्ट हुए, अपने आप ये दोनों करेक्ट हो गए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 130, 130, 131 एंड 132 देखें कौन सा, और 138, ये चारों क्वेश्चन फटाफट से देखो। बाकी लोग सो गए क्या क्लास में? स्लाइड हैंग मार गया है, अभी वापस नहीं जा सकता। इतना बोरिंग लग रहा है तो मैं ही बता दूं फटाफट से।
चलो पढ़ते हुए चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 130 क्या है इसका आंसर? देखिए जी, स्टेमेंस व्हेन अटैच्ड टू पेटल्स आर कॉल्ड एपिपेटैलस। यस मैम, ठीक है। स्टेमेंस व्हेन अटैच्ड टू सेपल्स आर कॉल्ड एपिफाइलस। क्या होगा यहाँ पे? जब पेटल से अटैच्ड है तो एपिपेटलस कह रहे हैं, सेपल से अटैच्ड हो तो क्या कहोगे? एपिसेपलस। एपिसेपलस। ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट, जैसे ये इनकरेक्ट बाकी दोनों करेक्ट, ठीक है। देख लेते हैं एक बार, कहीं कुछ और क्वेश्चन बन जाए। ये कह रहे हैं कि क्या चाइना रोज में ट्विस्टेड एस्टिवेशन होता है? हाँ जी मैम, ट्विस्टेड वाला कैसा पढ़ा था हमने? वॉल्वेट था जो जस्ट टच कर रहा था एक दूसरे को, है ना। ट्विस्टेड कैसा था? एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक सिंक्रोनाइज्ड मैनर में चल रहा था। तो अगर आपने चाइना रोज, जिसे हम गुड़हल या हिबिस्कस भी कहते हैं, देखा होगा तो उसमें मैम यही वाला प्रेजेंट होता है। if there are 5 petals, the largest overlap टू lateral वाला, और उसके नीचे 2 और आती हैं, तो क्या ये वैक्सिलरी का एग्जाम्पल है? हाँ जी मैम, ये भी वैक्सिलरी का एग्जाम्पल है और बिल्कुल करेक्ट बात है ना। जो हमारा किस में देखने को मिलता है? मटर के पौधे में, पी प्लांट में। याद है हमने पढ़ा है ये वाला पार्ट? ये सबकी याददाश्त चली गई है। यस मैम। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 131 क्या कह रहे हैं? Which one of the following statement is correct? अब यहाँ पे भी आपको क्या बताना है? करेक्ट बताना है। The seed in grasses is not endospermic. क्या ये बात करेक्ट है? नो मैम, ठीक है। मैंगो इज अ पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। अब बताओ जी, क्या ये बात ठीक है? मैंगो पार्थिनोकार्पिक है? एप्पल होता है, ठीक है। या फिर अब हमारा बनाना है ना। फिर a proteinous allural layer is present in maize, one of the very important diagram हमारे NCERT का ऐसा वाला है ना, जो आपने करा होगा, और फिर उसके पड़ोस में ही अगर आपने देखा होगा तो ऐसे करके मेज वाला एक डायग्राम बना हुआ है ना। तो ये हमारा क्या मेज का है? बिल्कुल ही सही बात है, ठीक है। और जैसे ही ये हुआ तो स्टेराइल पिस्टल को क्या हम स्टेमिनॉड कहते हैं? हाँ जी मैम, स्टेराइल पिस्टल को हम स्टेमिनॉड ही कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 फटाफट देखो। BR स्टैंड फॉर ब्रेक्ट। हाँ जी मैम। K स्टैंड फॉर कैलेक्स। हाँ जी मैम। इनकरेक्ट बताना है हमें। सुपीरियर ओवरी को हम ऐसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं 132, या ऐसे दिखाते हैं ओवरी ऊपर है ये नीचे? हाँ जी मैम, ऐसे ही दिखाते हैं सुपीरियर को। इंफीरियर को दिखाते हैं हम ऐसे कि ये डंडा किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा था? ये डंडा मैम हमारा कैलेक्स, कोरोला और एंड्रोशियम तीनों को रिप्रेजेंट कर रहा था। अगर ओवरी सुपीरियर है तो मतलब गाइनोशियम ऊपर और ये तीनों चीजें नीचे होनी चाहिए, है ना। ऐसे याद किया था हमने। क्यों बच्चा लोग? बोलो बोलो, इतना टफ लग रहा है चैप्टर यार तुम्हें, सीरियसली? यस मैम। ठीक है, तो ये हमारा, जब देखो आपको ये बात क्या है समझनी होगी बच्चा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं हर साल। क्या कह रहा है ये? सुपीरियर ओवरी का कैसे होगा? मैंने आपको कैसे समझाया था कि ये जो जी है दैट इज फॉर ओवरी या गाइनोशियम, है ना। ये मैम हमारे ओवरी या गाइनोशियम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है मैम। और जो ये डंडा है इसका, या तो ये नीचे होता है या ये जो डंडा है वो ऊपर होता है। अब इस डंडे के ऊपर और नीचे होने का मतलब क्या है? ऊपर और नीचे होने का मतलब ये है कि अगर डंडा नीचे है तो इसका मतलब है ये डंडा किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है मैम? ये डंडा रिप्रेजेंट कर रहा है मैम 3 पार्ट्स को। कौन से पार्ट्स को? कैलेक्स को, कोरोला को और एंड्रोशियम को, ठीक है। कैलेक्स, कोरोला और एंड्रोशियम को। इसका मतलब है कि जो ये तीनों पार्ट्स हैं वो गाइनोशियम के नीचे हैं। और जब कोई चीज सुपीरियर होती है, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं वर्ड, हम वर्ड यूज कर रहे हैं सुपीरियर ओवरी, ठीक है, तो मतलब ओवरी ऊपर होगी। तो यहाँ पे ये सुपीरियर ओवरी है, ये हमारा इंफीरियर। कितनों को ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है? बस नाजो को, बाकी लोगों को? गुंजन जी थम्स अप भी नहीं कर पा रहे हो? चलो जी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चलो अब आ गया हमारा क्या, तो मैम यही वाला हमारा इनकरेक्ट है, बाकी हमारे सब ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, पॉजिटिव वाला किसका होता है? एक्टिनोमॉर्फिक। याद है ना, एक्टिनोमॉर्फिक मतलब क्या? कहीं से भी काटो बराबर भाग में कटेगा, ठीक है, किधर से भी काटो। बट जब हम बात करते हैं जाइगोमॉर्फिक की, तो जाइगोमॉर्फिक में क्या होता है कि हम सिर्फ एक प्लेन से काटेंगे तभी 2 बराबर हिस्से होंगे। जैसे हमारा ट्राइंगल था ऐसा वाला, है ना, कि यहां से ही काटोगे मैम तो ही 2 बराबर हिस्से होंगे, वरना नहीं। तो इसको हम क्या कहते हैं?
जाइगोमॉर्फिक। और एक्टिनोमॉर्फिक क्या है, जैसे हमारा सर्कल कि दो इक्वल पार्ट में कहीं से भी काट लो। ठीक, चलो फिर कह रहा है कौन सा नेक्स्ट। और जो फ्यूजन है मैम, फ्यूजन कैसे दिखाते हैं, ऐसे, जैसे अगर गाइनोशियम है, यहाँ पे एंड्रोशियम है, अगर ये फ्यूज्ड है तो ये इसके ऊपर ऐसे करके फ्यूजन वाला एरो लग जाता है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 133 फटाफट से, 133, 138, 139, तो देखो फटाफट क्या कह रहे हो। 133 का सी क्या है, 133 का सी, अरेंज द ऑर्डर। ओके, बेस से रूट एपेक्स तक हमें ऑर्डर लगा रहा है। अब किसने बोला, सी, नाजो ने, तो नाजो की बात सुन लेते हैं एक बार। एरिया ऑफ रूट एपेक्स प्रोटेक्शन, हाँ जी मैम, सबसे पहले वही आता है। फिर आता है सेल नंबर इंक्रीमेंट जोन, मतलब क्या बोल रहे हैं ये, क्या नाम होगा इसका, मेरिस्टेमेटिक रीजन बच्चा। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक रीजन, फिर सॉइल पेनिट्रेशन जोन एंड फिर मिनरल एब्जॉर्प्शन जोन, बिल्कुल ही ठीक है ये। चलो क्वेश्चन नंबर 138, क्वेश्चन नंबर 138 जल्दी देखें जी। ये दो कर लेते हैं, उसके बाद आप जा सकते हो, है ना। मुझे पता है ये थोड़े से ज्यादा टफ वाले क्वेश्चंस हैं, बट इट्स ओके। क्वेश्चन नंबर 138 का वर्षा ने बोला है सी, और करेक्ट आंसर क्या है देखो, पेटल्स आर यूजुअली ब्राइटली कलर्ड एंड कैन बी यूनाइटेड और फ्री इन फ्लावर्स। सेपल्स, पेटल्स, ओके ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट क्या पूछा क्या है इन्होंने, ये बात तो ठीक है। पेटल्स प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बड स्टेज, पेटल्स प्रोटेक्ट करते हैं बड स्टेज पे या सेपल्स प्रोटेक्ट करते हैं, तो ये तो बात गलत है। ठीक है, 138 का है, फिर बचा ही हो जाएगा हमारा ये, 1 is ट्रू बट सेकेंड इज फॉल्स। कैसे मैम, ये तो बात ठीक है कि जो पेट सेपल्स हैं मैम हमारे सबसे बाहर वाले पार्ट होते हैं, है ना, जो ग्रीन ग्रीन होते हैं, है ना। फिर उसके बाद हमारे पेटल्स आते हैं। पहली बात तो उन्होंने सही कही कि पेटल्स हमारे ब्राइटली कलर होते हैं, वो यूनाइटेड भी हो सकते हैं, फ्री भी हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। बट जब हम बात कर रहे हैं इसकी ना, कि पेटल्स प्रोटेक्ट करते हैं, नहीं बेटा, सेपल्स प्रोटेक्ट करते हैं बच्चे। जब हमारा फ्लावर बड फॉर्म में होता है ऐसे कलर के, है ना, रोज की जो बड होती है ऐसे यही तो होते हैं। ये जब बर्स्ट करती है तभी ये जो ग्रीन वाले पार्ट होते हैं वो नीचे हो जाते हैं, और सेपल्स ऐसे करके, पेटल्स हमारे ऐसे करके खिल जाते हैं। कौन सा गलत हुआ, सेकेंड वाला पार्ट है हमारा मैम, गलत हो गया ये। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा बन गया, ए। अब आ गया 139, क्या कह रहा है 139, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ फ्लावर। देखो जी, द पोजिशन ऑफ मदर एक्सिस विद रिगार्ड टू फ्लावर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट ऑन द फ्लोरल डायग्राम। क्या ये बात सही है 139? 101% सही है, पता है ना, ऐसे करके डॉट से दिखाते हैं मदर एक्सिस को। हाँ जी, आउटर मोस्ट वॉल जो है कैलेक्स होती है, बिल्कुल सही, कैलेक्स ही होती है मैम। फ्लोरल फॉर्मूला शोज कोहेजन एंड एडहेशन विद द फ्लावर्स ऑफ फ्लोरल। हाँ जी बच्चे जी, ये भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 139 का जो आंसर है ठीक है। तो अरे यार, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट अब शुरू हुआ था, बट यस नाउ वी आर लैकिंग विद द टाइम। तो फिर अब आप लोग जो क्या है इस वाले पार्ट को, अच्छा सुनो, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने देखा है, एक बार आप देखना कि ये मेल पे जो मेरा जो बिटली लिंक है उस पे आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये वाले पार्ट्स को आप प्लीज अपने एंड से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है जी, अपने एंड से इसको प्रैक्टिस करो एंड प्लीज इन्हें आप कंप्लीट करके मुझे भेजेंगे। मैंने आपको कल भी कहा था ये बात कि आज के लिए मैं आपको कोई होमवर्क नहीं दे रही हूँ, चैप्टर 5 अपलोडेड नहीं है, मैं अभी तुरंत ही कर दूंगी योगिता, डोंट वरी, ठीक है। क्लास ओवर होते ही सबसे पहले मैं अपलोड कर दूंगी। वैसे फिलहाल के लिए अपलोड, हाँ पता नहीं कैसे नहीं है आप कह रहे हो, बट मेरे अकॉर्डिंग तो अपलोडेड था, ठीक है। एक बार देख लेती हूँ मैं, तुरंत आपको अपलोड करती हूँ, और उसके बाद आप नहीं होता तो मैं ग्रुप पे भेज देती हूँ, सबसे बेस्ट, ठीक है। और आप लोग इसकी सब लोग प्रैक्टिस करिए, ठीक है जी। मैम चैप्टर 7 के नोट्स आपने डाल दिए? कौन से वाले के नाजो? 7 चैप्टर। नहीं यार, कल वाले नहीं डाले अभी, उसका लिंक नहीं बनाया ना अभी। जब यूट्यूब वाला लिंक बनता है ना तो मैं उसी के साथ ही डालती हूँ। शाम तक उसका लिंक बन जाएगा तो फिर मैं अपलोड कर दूंगी, तुम्हें करने हैं तो मैं उसको भी कर देती हूँ अपलोड, ठीक है। चलो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, और प्लीज प्रैक्टिस करना। देखो जितने क्वेश्चन मैं भेज रही हूँ ना, सिर्फ नीट वाले भी पार्ट कर लोगे ना, देखो थोड़ा सा टफ है नीट वाला करना, मुझे पता है, क्योंकि अभी तुम बहुत छोटे हो, बट कर लोगे ना तो तुम्हारा ही फायदा रहेगा और आदत में आ जाएगा एक। यू वेलकम अंजलि।
बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। बाय मैम। बाय जी, बाय, बिल्कुल बाय।